हेलो मेरे प्यारे बच्चों, माय नेम इज शिवानी एंड आई एम अ मैथ्स टीचर। मैं पिछले 21 ईयर्स से ऑफलाइन क्लासेस ले रही हूँ मैथ्स की। अगर आपको मैथ्स ऐसा लगता है कि बहुत टफ सब्जेक्ट है या फिर आप मैथ्स में थोड़ा कम इंटरेस्ट लेते हैं तो ये वीडियो है आपके लिए। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं रियल नंबर्स। 10th क्लास का फर्स्ट चैप्टर है और इसमें मैं आपको एक्सरसाइज 1.1 के साथ में जो एनसीईआरटी की है एक्स्ट्रा जो क्वेश्चंस हैं वो भी कराऊंगी इसमें आपको, जो बोर्ड में आते हैं, आपके यूनिट टेस्ट में आते हैं, वो मोस्टली क्वेश्चंस हम यहाँ पर करेंगे। अराउंड 7 क्वेश्चंस हम एनसीईआरटी के और 15 क्वेश्चंस हम एक्स्ट्रा करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट चैप्टर इज रियल नंबर्स। एक्चुअली जो रियल नंबर्स होते हैं, रियल नंबर्स, ऐसा नहीं है कि नंबर्स सिर्फ रियल हैं। नंबर्स हमारे इमेजिनरी भी होते हैं जिनको हम कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं, बट यहाँ पर हमें सिर्फ रियल नंबर्स पढ़ना है। इमेजिनरी नंबर्स हम +1 में जाके पढ़ेंगे। अब देखो, रियल नंबर्स जो होते हैं ना, उसके अंदर हमारे मीन्स रैशनल और इरेशनल दोनों नंबर्स आएंगे। आप कह सकते हो कि इन दोनों नंबर के कॉम्बिनेशन, दोनों नंबर जो है वो रियल नंबर के अंदर लाई करते हैं। अब ये जो रैशनल नंबर्स होते हैं, पहले हम इनकी बात कर लेते हैं। जो रैशनल नंबर्स होते हैं, देखो आप बहुत पहले से अपनी 6th 7th क्लासेस से आपके स्टार्ट हो चुके थे। इनको हम P/Q की फॉर्म में लिखते हैं, वेयर Q इज नॉट इक्वल्स टू 0। ठीक है। एक और, जैसे आपने पहले, आप स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हो कि हमारे नेचुरल नंबर्स हैं। मैं यहाँ पे साइड बाय साइड लिख भी देती हूँ। नेचुरल नंबर्स वो कौन से नंबर्स होते हैं? हमारे काउंटिंग नंबर्स, 1 2 3 अप टू। होल नंबर्स, होल नंबर्स में हम जीरो को भी इंक्लूड करते हैं। जीरो और हमारे ऑल नेचुरल नंबर्स वो होल नंबर्स में रहेंगे। फिर इंटीजर्स में हमारे क्या रहेंगे? जीरो के साथ में हमारे जो पॉजिटिव नंबर्स हैं, नेचुरल नंबर्स हैं ये, और साथ में नेगेटिव 1 2 3, ये भी हमारे रहेंगे। तो नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, ये भी सारे हमारे रैशनल नंबर। और फ्रैक्शंस भी हम कह सकते हैं, हमने बोला भी P/Q की फॉर्म, तो फ्रैक्शंस भी आ जाएंगे इसमें, है ना। तो ये सब रैशनल नंबर। लेकिन रैशनल नंबर जो है, आप बाकी एक टाइप से और भी समझोगे जो आप 9th क्लास में ऑलरेडी कर चुके हैं, बट यहाँ भी मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ इसके बारे में, क्योंकि बहुत से क्वेश्चंस, 1-2 क्वेश्चन 1-1 मार्क के एमसीक्यूज बोर्ड में भी और यूनिट टेस्ट में भी आ जाते हैं। तो इसके लिए हमें बेसिक सा भी पता होना चाहिए। टर्मिनेटिंग एंड सेकेंड इज नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। ठीक है। अब इसको भी थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देते हैं कि टर्मिनेटिंग क्या होता है, क्योंकि 9th में अच्छे से किया है तो मैं बहुत ज्यादा इस पे टाइम नहीं लगाऊंगी। टर्मिनेटिंग एक्चुअली कैसे होते हैं? अब जैसे मैंने आपको यहाँ पे कोई नंबर दिया 10 डिवाइडेड बाई 4, आपने डिवाइड किया, 4 2 ज़ा 8, 2 आया, पॉइंट लगा के 0, 4 5 ज़ा 20, तो 0 आया आपका रिमाइंडर। 2.5 आ गया, ये क्या हो गया मेरे पास में? 2.5। इसको हम टर्मिनेट बोलेंगे। रिमाइंडर हमारा 0 हो गया, बस ये हमारा फाइनल है 2.5। लेकिन अगर मैं यहाँ नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग की बात करती हूँ, तो जैसे मैं आपको बोल दूं 2.5 5 5 5 अप टू, ये नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन रिपीट हो रहा है। इसमें जो 5 है वो आपका रिपीट हो रहा है। दैट मीन्स हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 2.5 बार। क्लियर? जैसे हम 10 को डिवाइड करते हैं तो 3 से 3 3 ज़ा 9, 1 पॉइंट लगाकर 0, 3 3 ज़ा 9, 1 पॉइंट लगा हुआ है 0, 3 3 ज़ा, ऐसे करके आपका 3 3 3, दैट मीन्स 3.3 बार आ जाएगा। तो ये है आपका नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, और ये है आपका टर्मिनेटिंग। मीन्स क्या है कि ये आपका टर्मिनेट हो गया, रिमाइंडर हमारा 0 आ गया, लेकिन इसमें रिमाइंडर 0 तो नहीं आएगा, 3 रिपीट होता जाएगा। तो इसको हम नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, बट दोनों ही रैशनल नंबर के अंदर आएंगे। टर्मिनेटिंग वाले भी रैशनल नंबर होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग वाले भी हमारे रैशनल नंबर्स ही होते हैं। तो यहां तक होप सो आपको क्लियर होगा। मैं इसको रब कर देती हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, साइड बाय साइड में रब भी कर देती हूँ। एक और, आप रैशनल नंबर में जैसे अब हम बोलते हैं अपना √4, √4 जो है उसका रूट क्या आएगा जब हम सॉल्व करेंगे? 2 आएगा, +2 -2। ठीक है। तो वो भी हमारा क्या आएगा? रैशनल नंबर, मतलब जिनके हम परफेक्ट स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं उनको हम क्या बोलेंगे? यहाँ पर रैशनल नंबर की फॉर्म में हम बोल सकते हैं। तो यहां तक आपको क्लियर है बेटा ये चीज? ये भी मैं रब कर देती हूँ।
अब देखो इसके बाद में हमें एक चीज और पढ़नी है। अब इरेशनल नंबर भी साइड बाय साइड बता देती हूँ, ठीक है। तो इरेशनल नंबर कैसे रहेंगे? इरेशनल नंबर्स को एक तो देखो हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। एक हम लेंगे इनमें नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। ये कैसे है नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग? देखो जब मैंने आपको रैशनल नंबर में नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग बताया था और उसमें मैंने आपको 10 डिवाइडेड बाई 3 करके दिखाया था, तो हमारा 3.3 बार आया था, मीन्स 3.3333, तो 3.3 बार आया था, तो वो हमारा रिपीटिंग था। बट इसमें नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग 2 टाइम्स नॉन आया है। तो ये किस टाइप के रहेंगे? जैसे अब मैं यहाँ पे एक नंबर लिख देती हूँ 25025002500025 डैश 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 मीन्स नॉन टर्मिनेटिंग। और ये देखो यहाँ पे रिपीट भी नहीं हो रहा है। रिपीट मीन्स देखो यहाँ पे 0, 2 टाइम्स 0, 3 टाइम्स 0, तो हमारा ये नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग है। जैसे हम अगर बोलते हैं पाई, पाई भी हमारा एक इरेशनल नंबर की फॉर्म में आएगा, क्योंकि जब आप इसको सॉल्व करोगे तो वो आपका नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग बन जाएगा। हमारे जैसे रूट 3 हो गया, रूट 5 हो गया, जिनके हम परफेक्ट स्क्वायर नंबर रूट नहीं निकाल सकते, रूट 7 हो गया, क्योंकि इनको भी अगर आप सॉल्व करने जाओगे तो कुछ इस टाइप से आएंगी वैल्यूज की वो रिपीट ही नहीं होंगी कहीं जाके, और नॉन टर्मिनेटिंग रहेंगी, तो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग आएंगे इनके सॉल्यूशंस। तो ये सब हमारा इरेशनल नंबर्स की फॉर्म में आता है। सो क्लियर यहाँ तक? अब हम मेन जो अपना 10th क्लास के लिए जो हमने स्टार्ट करना है, उसमें मेनली हमारा यहाँ से स्टार्ट होता है। ये तो बेसिक सा था आपका, आपको पता होना चाहिए प्राइम नंबर्स। देखो नंबर्स हैं हमारे 2 टाइप के यहाँ, फर्स्ट इज प्राइम और कॉम्पोजिट। ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर आपके लिए 10th क्लास में। वैसे तो आपको पता ही है प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर्स कैसे होते हैं, क्योंकि आप 3rd 4th क्लासेस के बारे में पढ़ रहे हो, बट फिर भी अब यहाँ 10th में हमने ये सीखना है तो बताना जरूरी है। प्राइम नंबर्स होते हैं विच हैव ओनली 2 फैक्टर्स। विच नंबर्स हैं विच हैव ओनली 2 फैक्टर्स। मीनिंग क्या हुआ इसका? अब जैसे अगर मैं आपको बोलती हूँ 5, एक तो 1 की टेबल में 1 फैक्टर होगा, एक 5 होगा, इसके सिर्फ 2 फैक्टर्स हैं। 17 हो गया, 1 और 17 2 फैक्टर्स हैं। तो जिनके भी 2 फैक्टर्स होंगे, जिन नंबर्स के भी सिर्फ 2 ही फैक्टर होंगे, उनको हम प्राइम नंबर्स बोलते हैं। क्लियर? अब हम कंपोजिट नंबर की बात करते हैं। जैसे अगर मैं 12 की बात करूं, तो जब आप 12 के फैक्टर लेंगे, 2 6 2 3 3 1 तो 12 के जो हैं फैक्टर्स तो हमारे बन ही गए हैं ये। और क्या क्या बने हैं? 2 इंटू 2 इंटू 3। अगर मैं वैसे भी देखूं 12 किस किस की टेबल में आता है, 1 की टेबल में आएगा, 2 की टेबल में भी आएगा, 3 की टेबल में आएगा, 4 की टेबल में, 6 की, इतने सारे फैक्टर्स हैं इसके। तो जिनके भी मोर देन 2 फैक्टर्स हो जाएंगे उनको हम कंपोजिट नंबर बोलेंगे, और जिनके ओनली 2 फैक्टर्स होते हैं उनको हम प्राइम नंबर्स बोलेंगे। सो क्लियर है आप लोगों को यहाँ तक? अगर कोई डाउट है तो आप मेरे को बता सकते हो। तो अभी देखो इसमें, अब इसके बाद आता है आपका फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स, जो आपका मेनली अब 10th क्लास का स्टार्ट हुआ है, वो आपका यही है फर्स्ट टॉपिक, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स। देखो होती क्या है आपकी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स? एवरी कंपोजिट नंबर, जैसे सपोज करो भी मैंने 12 के ही फैक्टर लिए थे, मैं 24 के फैक्टर्स लेती हूँ। 2 12, 2 से किया 6, 2 से किया 3, 3 से किया 1। सो 24 के क्या क्या फैक्टर बने हैं? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, ये फैक्टर बने हैं आपके 24 के। अब यहाँ पे देखो 2 इज अ प्राइम नंबर, 2 क्योंकि 2 के फैक्टर सिर्फ 1 और 2 होंगे, 1 की टेबल में आएगा 2 की, 2 और 3 भी एक प्राइम नंबर है। ये एक कंपोजिट नंबर था, बट ये सब कैसे नंबर हैं? प्राइम नंबर है, ये इनकी प्रोडक्ट है। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स क्या कहता है? एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी रिटन एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन। देखो प्राइम फैक्टराइजेशन की प्रोडक्ट है। दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक, मीन्स अगर 24 है उसका फैक्टराइजेशन यही बनेगा, यूनिक है ना। दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक एंड अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टराइजेशन अकर। ये देखो ऑर्डर में भी होंगे,
और आपका क्या रहेगा, इसी को हम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स कहते हैं। कभी कभी ये 2 मार्क्स के आ जाते हैं, बट जब भी आप फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स इन केस आपका एग्जाम में आता है तो आपको एग्जाम्पल्स के साथ देना। जैसे आपने 24 का एग्जाम्पल दे देना, क्योंकि सिर्फ आप स्टेटमेंट लिख के आओगे यही कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी रिटन एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स, दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक एंड अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टराइजेशन अकर। ये लिखने के साथ साथ आपको यहाँ पे एग्जाम्पल्स भी लिखने पड़ेंगे। एग्जाम्पल्स लिखना आपका जो यहाँ पे कंपलसरी है। 24 का दे दो, आप 12 का दे सकते हो, 2 2 जा 4 3 जा 12 भी, तभी आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। अदरवाइज स्टेटमेंट पे 1 मार्क और 1 मार्क इनके लिए भी होता है। तो ये आपको अगर आता है इन केस एग्जाम में तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है। चलो जी, अब आपका ये तो हो गया अपना प्राइम नंबर्स भी हो गया हमारे पास में, कंपोजिट नंबर्स भी हो गया और फंडामेंटल थ्योरम भी हो गई। यहाँ तक तो सभी स्टूडेंट्स को क्लियर है। एक चीज और मैं बेसिक से क्लियर करा दूं अगर बीच में आएंगे क्वेश्चंस तो। वैसे तो हम ये भी एचसीएफ और एलसीएम की तरफ जाने वाले हैं क्योंकि इस पे बेस्ड क्वेश्चंस हैं, बट अगर मैं बोलूं यहाँ पे कि कोई भी अगर हमारे पास में रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर का अगर एडिशन है, मतलब हम सम कर रहे हैं, हम रैशनल और इरेशनल को अगर हम ऐड कर रहे हैं तो वो इरेशनल नंबर आएगा। ऐसे रैशनल और इरेशनल को हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो वो भी इरेशनल नंबर आएगा। प्रोडक्ट के लिए हमारे पास यहाँ पे नॉन जीरो नंबर होना चाहिए। जीरो आ जाएगा तो जीरो इज अ रैशनल नंबर। अगर हम एक 0 इंटू रूट 3 करेंगे, अगर सपोज करो हम क्या कर रहे हैं 0 इंटू रूट 3, तो वो हमारे पास जीरो आ जाएगा। अगर हम ये रैशनल नंबर था, ये इरेशनल था, रैशनल इंटू इरेशनल आपका रैशनल आ गया, तो ये जीरो के केस में नहीं होगा। अदरवाइज आपका सभी केसेस में क्या रहेगा कि अगर आप रैशनल के साथ में कोई भी अपना इरेशनल नंबर मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे रैशनल ये है, इरेशनल ये है, तो ये 2√5 बना, ये एक इरेशनल नंबर बना है। लेकिन ये सिर्फ नॉन जीरो होना चाहिए, ये कंडीशन होती है इसकी। चलो अब हम स्टार्ट करते हैं एचसीएफ और एलसीएम के बारे में, जो हमारा मेन रहेगा। अब देखो एचसीएफ क्या होता है और एलसीएम ये क्या होता है। एचसीएफ जैसे नाम से ही पता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एलसीएम है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। फैक्टर्स मतलब ये फैक्टर करके आएगा, और वैसे भी ये हमेशा छोटा रहेगा इन कंपैरिजन टू एलसीएम। एलसीएम एक बड़ी वैल्यू, एचसीएफ छोटा। अगर हम यहाँ पे देखो किसी भी, मैं आपको करके दिखाती हूँ भी कुछ क्वेश्चंस। जैसे अगर मैं एचसीएफ की बात करूँ, मैं बात करती हूँ यहाँ पर से, सपोज करो, बस पहले ये देख लो आप, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, तो यहाँ पे अगर सपोज करो मैंने एक 24 लिया है, एक नंबर मैंने 12 लिया है। मैं इन दोनों नंबर का आपको एचसीएफ भी फाइंड आउट करके दिखाने वाली हूँ और एलसीएम। वैसे एचसीएफ एलसीएम भी आप 6th क्लास से कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा हम इसको फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स की फॉर्म में कर रहे हैं। तो देखो 2 से हमने किया तो 12 आया, 2 से किया 6, 2 से किया 3, 3 से 1, यहाँ पे 2 से किया 6, 2 3, 3 1 जा 3। सो 24 के जो फैक्टर्स हैं वो क्या हुए, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, यानी कि 2 की पावर 3 इंटू 3। इनको पावर्स में लिखना है आपको यहाँ 10th क्लास में। 12 जो है वो आपका 2 इंटू 2 इंटू 3, दैट मीन्स 2 की पावर 2 इंटू 3, ये 3 पावर्स। और ये अब देखो इसी में से, यहीं से हमने सीखना है कि एचसीएफ कैसे निकालना है और एलसीएम कैसे निकालना है। सबसे पहले तो आपको देखो एचसीएफ जो होता है हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। मींस एचसीएफ अगर हम निकालने जा रहे हैं तो एक चीज का आपको ध्यान रखना है, अगर मैं पावर्स की फॉर्म में निकाल रही हूं तो हमें जो सबसे छोटी पावर, वैसे तो देखो कॉमन फैक्टर होता है कि इसमें से जो भी कॉमन आ रहा है, यहाँ से आपका 2 कॉमन आया, ये 2, लेकिन अब इतनी बड़ी क्लास में तो आपके लिए जो है वो पावर्स के अकॉर्डिंग ही सीखना बेटर है, क्योंकि आपके पास कहीं वेरिएबल की फॉर्म में भी ये क्वेश्चन आते हैं। तो देखो एचसीएफ कैसे करना है। एचसीएफ वैसे तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, लेकिन जब हम इसको यहाँ पे ले रहे हैं तो हम जो छोटे वाली पावर होगी, जैसे 2 की पावर यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 की पावर 2 है, तो हम 2 की पावर 2 लेंगे, हम 2 की पावर 3 नहीं लेंगे जब हम एचसीएफ ले रहे हैं। समझो ये चीज कि हम यहाँ पे 2 की पावर 2 लेंगे। अब हम 3 में देखेंगे तो 3 की पावर यहाँ 1, यहाँ 1 है, तो 3 की पावर हम 1 लेंगे, क्योंकि 1 ही है दोनों में। अगर सपोज करो इसमें 2 होती, इसमें 1, तो भी हम 1 लेते हैं, हमें लोवेस्ट लेनी है। अब इक्वल है तो इक्वल में जो है वही, क्योंकि कॉमन तो है ही ना, हमें कॉमन वाला लेना है। तो अगर मैं एचसीएफ की बात करूँ, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 आ गया। ऐसे ही एचसीएफ निकालेंगे। मैं आपको एक एग्जांपल ना थोड़ा बड़ी वैल्यूज का भी, जिसमें पावर्स ज्यादा है, उसका भी लेके दिखाऊंगी। तो एक बेसिक सा क्वेश्चन है कि अगर इन केस आप भूल गए हैं एचसीएफ एलसीएम कैसे लिया जाता है, तो वो मैं आपको बता रही हूँ। अब एलसीएम के केस में देखो,
एलसीएम है तो लोवेस्ट कॉमन फैक्टर, लेकिन हम हाईएस्ट पावर्स लेंगे। क्या लेंगे हम? हाईएस्ट पावर, क्योंकि ये मल्टीपल है, दिस इज फैक्टर, दिस इज मल्टीपल। ठीक है, तो इसमें क्या रहेगा हमारा, जब हम एलसीएम की फॉर्म में लेते हैं तो 2 की पावर हम 2 ना लेके 2 की पावर 3, और ये तो 3 की पावर 1 जो है ही इक्वल, मींस इसमें हम जो हाईएस्ट पावर के साथ अदर अनकॉमन फैक्टर्स को लेते हैं, और इसमें लोवेस्ट पावर ही हम देख लेंगे यहाँ पे। ठीक है, 2 2 जा 4, 4 3 2 2 जा 4, 2 जा 8, 3 जा 24, तो एलसीएम आया हमारा 24, एचसीएफ आया। ये तो सिंपल सा बेसिक सा क्वेश्चन था। अब थोड़ा सा इसी चीज को मैं एक थोड़ी बड़ी वैल्यूज लेके बताती हूँ। अब सपोज करो कोई भी एक नंबर है मेरे पास, ठीक है, इसको अच्छे से रब करते हैं। कोई भी 1 नंबर है, क्या नंबर लेती हूँ, कोई भी, मुझे नहीं पता वो नंबर क्या है, मैं ए सपोज कर लेती हूँ। कोई भी नंबर है, एक नंबर मेरे पास बी है। जो ए के फैक्टर्स हैं वो सपोज करो कुछ ऐसे हैं, 2 की पावर 2, 3 की पावर 4, 5 की पावर 2, 13 की पावर 1 इंटू 17 की पावर 2, इस टाइप से फैक्टर्स कुछ आ गए। ऐसे कोई बी भी नंबर है, आप फैक्टर्स तो आप प्राइम फैक्टराइजेशन से फाइंड आउट ही कर सकते हैं। अब आपके पास जैसे ये है बी कोई नंबर, तो बी में क्या रहेगा आपका, सपोज करो ये इस टाइप से है, 3 इसमें नहीं है, 5 की पावर 4 है, और इसमें हमारा 11 की पावर 4 है, 13 की पावर यहाँ पे सपोज कर लो 2 है, और इसमें हमारा 19 है। ये है, काफी बड़ी वैल्यूज है, यू कैन चेक। अब यहाँ पर अगर मैं इसकी पूछती हूँ कि एचसीएफ बताओ और एलसीएम, इससे आपको क्लियर होगा कि व्हाट इज एचसीएफ एंड व्हाट इज एलसीएम, कैसे हमें फाइंड आउट करना है। अब देखो यहाँ पे जब हम एचसीएफ लेते हैं, तो मैंने एचसीएफ में क्या बताया था आपको कि हमें उसमें हाईएस्ट पावर ना लेके हमें लोवेस्ट पावर लेनी है तो ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, लेकिन ये फैक्टर है, मैंने बताया था छोटा रहेगा, तो हमें इसमें लोवेस्ट पावर लेनी है। अब जैसे अगर हम 2 2 का कंपैरिजन कर रहे हैं, तो किसकी है लोवेस्ट पावर, इसकी है या इसकी है, आप बताओ। इसकी है ना, 2 की पावर 2। ऐसे आप मुझे अगर 3 के केस में बताओ, इसमें 3 की पावर नहीं है, हम सोच लेते हैं माइंड में 3 की पावर 0 है, क्योंकि अगर हम ए की पावर 0 होती है, 3 की पावर 0 है, उसकी वैल्यू 1 होती है, तो हम ऐसा अगर नहीं है तो हम उसको 0 मान के चलेंगे, उसकी पावर 3 की पावर 0, वैल्यू को 0 नहीं मानेंगे, अदरवाइज पूरा 3 की पावर 0 लेंगे। तो देखो 3 की पावर इसमें 0 है, इसमें 3 की पावर 4 है, तो 3 की पावर 0 जो है वो छोटा ही है 3 की पावर 4 से, तो 3 की पावर 0 ले लेते हैं। ठीक है, तो दैट मीन्स 1 1 हम नहीं लेते। ठीक है, वो हमें लिखना ही नहीं है, फिर जैसे अब इसमें नहीं है तो 3 की पावर 0, वो तो 1 ही है, 1 को नहीं लिखना है। अभी देखो अगर नहीं भी क्लियर हुआ तो अब आपको नेक्स्ट वाला जो मैं बता रही हूँ 5। अब बताओ, अब आप लोग बताओ कि इन दोनों में से हम एचसीएफ के केस में, एचसीएफ में हमें स्मॉल वैल्यू लेनी है, स्मॉल पावर लेनी है, वैल्यू नहीं सॉरी, पावर हमें स्मॉल लेनी है, छोटी पावर लेनी है, तो हम कौन सा लेंगे, 5 की पावर 2 वाला लेंगे या 5 की पावर 4? वेरी गुड, 5 की पावर 2 इनटू, अब हम 11 पे जाते हैं, ऑर्डर में ही जाएंगे, असेंडिंग ऑर्डर में जा रहे हैं। 11 पे बताओ, 11 की पावर 4 है, इसमें 11 की पावर 0, तो दैट मीन्स हम नहीं लेंगे क्योंकि वो तो 1 ही बन गई। इसमें अब हम 13 पे आते हैं, 13 की पावर 2, 13 की पावर 1, तो कौन सा लेंगे हम, 13 लेंगे। इसमें 17 की पावर 2, इसमें 17 की पावर है ही नहीं, तो मतलब 0 है, तो हम नहीं लेंगे। इसमें 19 और यहाँ पे क्या है हमारे पास में, नहीं है 19, तो बस हम बाकी नहीं लेंगे। तो ये बताओ, देखो एक बार और देख लो अगर आपको डाउट है तो। देखो मैंने क्या बोला, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स जब हम लेंगे एल्स उसका अपना प्राइम फैक्टराइजेशन के फॉर्म में, तो हमें क्या लेना है उसमें, हमें लोवेस्ट वैल्यू, लोवेस्ट पावर लेनी है। पावर्स हमारी लोवेस्ट होनी चाहिए। अब देखो 2 की पावर 4 और 2 की पावर 2 में से 2 की पावर 2 लेंगे, 3 की पावर 4 और 3 की पावर 0 में से हम कुछ नहीं, 3 की पावर 0 लेंगे। 5 के तो उसको लिखने की नीड नहीं है, 5 की पावर 2 और 5 की पावर 4 में से हम 5 की पावर 2 लेंगे। ठीक है, और देखो यहाँ पर अब हमारे पास में 11 की पावर तो यहाँ है ही नहीं, इसमें 0 है तो हम नहीं लेंगे। 13 की पावर देखो यहाँ पे हमारी 1 ही रहेगी, इसको थोड़ा ठीक से लिख देती हूँ, 13 है ये। और यहाँ पर 17 की पावर 2, इधर तो 17 की पावर है ही नहीं तो हम नहीं लेंगे। 19 की पावर यहाँ पे 1, यहाँ पे 19 की पावर 0, तो हम नहीं लेंगे। तो एचसीएफ हमारा आ गया। तो दैट मीन्स कितनी भी बड़ी वैल्यूज हो, अगर आप उसको पावर की फॉर्म के अकॉर्डिंग देख रहे हो तो आप इजिली उसका एचसीएफ निकाल सकते हैं। और इसके बाद इसको सॉल्व कर लोगे, 2 2 जा 4, 5 5 जा 25 इंटू 13, सॉल्व करके जो भी आएगा वो आप आंसर दे सकते हैं। सॉल्व आप खुद भी कर सकते हैं। 25 4 जा 100 इंटू 13, दैट मीन्स ये आया हमारा 1300। एनी डाउट? अब हम देखते हैं इसमें एलसीएम। एलसीएम के लिए क्या लेना है, इसका ठीक उल्टा जाना है। एलसीएम वैसे तो लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल है, लेकिन मल्टीपल है ये,
तो हम कौन सी पावर्स बताई थी मैंने आपको, हाईएस्ट पावर्स लेंगे। 2 की पावर बताओ ये लेनी है कि ये लेनी है, बोलो बेटा 2 की पावर क्या लेनी है, 4। ऐसे 3 की पावर बताओ, 4 इसमें 3 की पावर 0 है तो आप क्या लोगे, 3 की पावर 4। 5 की पावर बताओ 4 लेंगे कि 2 लेंगे, 5 की पावर 4 लेंगे। 11 की पावर 4 लेंगे कि 0 लेंगे, 11 की पावर हम 4 लेंगे। 13 की पावर हम 1 लेंगे या 13 की पावर हम 2 लेंगे, तो 13 की पावर 2 लेंगे। ऐसे 17 बताओ, अब 17 की पावर 2 लेंगे या 17 की पावर 0 लेंगे, 17 की पावर 2। 19 की पावर 1 लेंगे या 19 की पावर 0, बेटा सब चेक कर लो। 2 का आ गया हमारा, 3 हो गया, 5 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, 17 हो गया, 19। मीन्स इसमें आपको हाईएस्ट पावर्स लेनी है एलसीएम के केस में, और एचसीएफ के केस में हमें क्या करना है कि लोवेस्ट वाली पावर लेनी है। अब इसको सॉल्व करके देखो, वैल्यू बहुत बड़ी है, इसको सॉल्व करके जो भी आएगा दैट विल बी द एलसीएम ऑफ द वैल्यू। सो इस दैट मीन्स मैंने सिर्फ इसीलिए लिया था क्वेश्चन कि कोई कितनी भी बड़ी हमारे पास में प्राइम फैक्टराइजेशन आ जाए, आप इजिली एचसीएफ भी फाइंड आउट कर सकते हैं और इजिली आप एलसीएम भी इसका फाइंड आउट कर सकते हैं। होप यू अंडरस्टैंड इट। नाउ नेक्स्ट हम इसमें स्टार्ट करते हैं। तो एचसीएफ एलसीएम अगर ये है तो मैं कुछ क्वेश्चन अभी एनसीईआरटी के स्टार्ट करके फिर साइड बाय साइड ही आपको जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं वो भी मैं यहाँ पे आपको बताती जाऊंगी, ठीक है। अब जैसे अगर मैं यहाँ पे बात करूं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की, तो सबसे पहले मैंने आपको देखो प्राइम फैक्टराइजेशन से बताया, इसमें मैंने आपको बताया था कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स हमारा फर्स्ट टॉपिक है इसमें। तो मैं उसी में मैं आपको प्राइम फैक्टराइजेशन के बताऊंगी क्वेश्चंस करने सबसे पहले, और ये एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। बेटा आप सभी ना अपने कॉपी और पेन लेके बैठना, ये रिक्वेस्ट है मेरी, और साथ में अगर हो सके तो अपनी एनसीईआरटी की बुक भी अपने साइड बाय साइड रख लो, अदरवाइज तो क्वेश्चन यहाँ पे मैं नोट डाउन करूंगी सब। अब देखो यहाँ पे हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है ना एनसीईआरटी का, वो इन्होंने दिया है एक्सप्रेस 156 एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन। तो अब हम 156 के प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। बेटा सबको दिख रहा है इधर से, क्लियर है। देखो 156 का प्राइम फैक्टराइजेशन, यहां पे याद रखना है कि हमने प्राइम नंबर्स लेने हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन है तो जब आप डिवाइड कर रहे हो वो आप प्राइम नंबर्स से डिवाइड करेंगे। देखो 2 का टेबल रीड करो, 2 7 14, 1 2 8 16। 2 से किया, 2 3 6 1, तो 2 9 18। यहाँ पे 3 के टेबल में ऑर्डर में ही कोशिश करना आप लेने की, 3 1 3, ये आ गया। तो 13 से तो यहाँ पे लिखो ना लिखो वो तो आपकी चॉइस है। देखो 156 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13, लेकिन हमें ये पावर्स की फॉर्म में बताया गया 10th क्लास में, तो आपको पावर्स की फॉर्म में ही छोड़ के आना है अपना आंसर। तो देखो यही तो थी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स। एवरी कॉम्पोजिट नंबर कैन बी रिटन एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन। दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक एंड अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टराइजेशन अकर। सो क्लियर। तो 156 के हैं, एक क्वेश्चन आप खुद करके दिखाओ बेटा। 3825 नोट कर लो इसको, आपके पास कॉपी है ही, इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करो और मेरे को आंसर बताओ क्या है, ठीक है। रब कर दो इसको, आप तब तक करो इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन। तो फर्स्ट क्वेश्चन तो देखो एनसीईआरटी का यही था आपको कि भाई आपने प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है। एक क्वेश्चन अब इस पे बेस्ड में साइड बाय साइड मैंने आपको बोला था कि हम एनसीईआरटी भी करते रहेंगे, और जो हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं वो जो बोर्ड में आने वाले क्वेश्चंस हैं या आपके स्कूल में जिस पैटर्न के यूनिट टेस्ट के रहते हैं वो क्वेश्चन, तो ये आप सॉल्व करो। तब तक मैं आपको इसका नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे नोट कर देती हूँ। देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर मैं आपको यहाँ पे कोई भी नंबर आप डाल लो, 1 से कर लेते हैं क्योंकि एक्स्ट्रा वाले का मैं डालू, वैसे 1 में करा चुकी, 2 डाल लेते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है हमारा यहाँ पर, इन्होंने बोला है यहाँ पर व्हाट इज द एक्सपोनेंट, क्वेश्चन आप भी नोट कर सकते हैं, व्हाट इज द एक्सपोनेंट ऑफ 3 in the prime factorization of prime factorization of 864। तो आपने क्या करना है, 864 के प्राइम फैक्टर्स करने हैं और उसमें बताना है कि 3 जो है उसकी पावर कितनी आई है, कितने टाइम्स आया है 3। तो जब आप 864 के फैक्टर करते हो
ठीक है, 2 से होगा, देखो पहले तो 2 से, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, अगेन 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 2 1 जा 2। अब देखो यहाँ पे 1 के लिए तो हम टेबल नहीं रीड कर, अब 0 लगानी पड़ेगी क्योंकि हमारा टेबल नहीं होगा रीड इतने में। 2 से किया 2 5 जा 2 4 जा, और फिर यहाँ पे 2 से किया कितना आएगा 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, देन ये 3 में आएगा 9 जा और 3 3 जा। देखना 3 की पावर कितनी आई 1 2 3, तो 3 की पावर कितनी आई है 3, तो 3 आएगा आंसर। 3 की पावर 3, पावर पूछे है ना उसने, व्हाट इज द एक्सपोनेंट, तो एक्सपोनेंट इज 3, एक्सपोनेंट इज 3। क्लियर, सभी बच्चों को क्लियर है बेटा? ठीक है, अब हम इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन आपने ही करने हैं, मैं आपके लिए नोट कर रही हूं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा ये। इससे पहले मैं आपके 2 क्वेश्चन करा चुकी हूं। एक्सप्रेस 100, आप इसको घर पे ट्राई करना, एंड 140 एज प्राइम फैक्टर्स। इससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। देखो ये एनसीईआरटी का ही है ना, बेसिक से क्वेश्चन, प्राइम फैक्टर्स। ठीक है, ये आप नोट डाउन कर लो क्वेश्चन या इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, मैं अभी आपको नेक्स्ट वाला क्वेश्चन कराती हूँ। हमारे अब तक हो चुके हैं 3 क्वेश्चन। अब यहाँ पे 4th क्वेश्चन जो आएगा, इससे पहले मैं 4th क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको इसका बेसिक बता देती हूँ, क्योंकि हमने अभी तक जो भी हैं क्वेश्चन किए हैं उनको साइड बाय साइड हमने उनके पहले बेसिक सीखे हैं, उसके बाद हमने यहाँ पे क्वेश्चन किया है। तो अब जो हम सेकंड बेसिक पे जाने वाले, मैंने आपको एलसीएम भी बता दिया निकालना और एचसीएफ भी सॉल्व करना सिखा दिया है। अब हम करेंगे एलसीएम और एचसीएफ की रिलेशन। एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। इसमें एक चीज ध्यान रखना बेटा, ये सिर्फ प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स के लिए एप्लीकेबल है, प्रोडक्ट ऑफ 3 नंबर्स नहीं आएगा यहाँ पे। इसका मैं एक क्वेश्चन दूंगी आपको, उसमें हम ये चीज प्रूव भी करके दिखाएंगे कि प्रोडक्ट ऑफ 3 नंबर्स के लिए एप्लीकेबल नहीं होगा। एलसीएम इंटू एचसीएफ जो रहेगा वो प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स की फॉर्म में रहेगा। अब देखो इस पे बेस्ड हम क्वेश्चन करते हैं। ये रहेगा, इसमें कई बार क्या होंगे, जैसे हम इसको ऐसे भी लिखते हैं, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, ऐसे या अदर नंबर जो भी है, सेकेंड नंबर या फर्स्ट नंबर, अदर नंबर, ऐसे आप कुछ भी, तो ये भी हम लिख सकते हैं एलसीएम इंटू एचसीएफ। नोट कर लो आप फॉर्मूला। अब हम इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आ रहा है अब हमारा 4। क्वेश्चन है, मैं नोट भी कर देती हूँ, क्वेश्चन नंबर 4। बेटा इधर से क्लियर है ना ये आपको? क्वेश्चन नंबर 4, थोड़ा सा साइड में लिखती हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है इसमें? क्वेश्चन 4, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ। बेटा प्रैक्टिस तो देखो घर पे आपको करनी पड़ेगी साइड बाय साइड, जिससे आपका मैथ्स परफेक्ट हो जाए। तो जितने भी क्वेश्चन हम कर रहे हैं आप साइड बाय साइड प्रैक्टिस करते रहना। ओ 510, 1 टाइम भी प्रैक्टिस करोगे तो सफिशिएंट है, एंड 92 and verify that HCF into LCM is equals to प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। और हमने आपको अभी यही तो बताया था अपना, LCM into HCF is equals to प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। ये वाला बेसिक बताया और इसी पे बेस्ड ये क्वेश्चन है। हमें पहले इसका LCM फाइंड आउट करना है इन दोनों नंबर का, फिर दोनों नंबर का हमें HCF फाइंड आउट करना है, और उसके बाद हमें ये वेरीफाई करना है कि ये दोनों नंबर के मल्टीप्लाई के इक्वल होगा HCF into LCM। HCF into LCM करेंगे हम, और उसके बाद हम इन दोनों नंबर की प्रोडक्ट करेंगे। तो ये प्रोडक्ट इस प्रोडक्ट के अगर इक्वल है तो दैट मीन्स हमने वेरीफाई कर दिया है। अब देखो यहाँ पे क्या रहेगा आपका, मैंने आपको एचसीएफ भी बता दिया कैसे लेते हैं, एलसीएम भी बता दिया, लेकिन हम ये क्वेश्चन कर लेते हैं एक बार, आपका रिवीजन भी हो जाएगा। अब देखो टाइम तो नहीं लगेगा इसमें, 510, तो हम इसको 2 से लेते हैं। देखो ट्राई करो सबसे पहले स्मॉल नंबर से, जो स्मॉलेस्ट है, 2 से, देन 3, देन 5, इस टाइप से चलते हैं। 2 2 जा 4, देन 1, 2 5 जा 10, 1 बचा, 2 5 जा 10। अब ये देखो 2 के टेबल में नहीं आ रहा है, ठीक है, तो हम 5 के टेबल में ले लेते हैं। क्या 3 के टेबल में आ रहा है? ये आ रहा है शायद, 3 8 जा चल जाएगा।
3 8 जा कितना आया हमारे पास में 24, कितना बचा 1 3 5 जा, ठीक है। अब ये 5 के टेबल में ले लो आप, कितना आया 5 1 जा 5 3 5 7 जा। अब देखो 17 तो नहीं आएगा, ये आपका ऑप्शनल होता है, ऐसे कर लिखना है तो लिख लो, क्योंकि आपकी क्लास तो 10th क्लास है, तो ऐसा भी नहीं बिल्कुल कि हम इसके लिए भी शो करें, इसको करना है तो आप कर भी सकते हैं शो इंटू 17। देखो ये फैक्टर बन गए हमारे 510 के। अब हम फैक्टर्स लेते हैं अपने 92 के। 92 के फैक्टर वही 2 से किया, 2 4 जा 8 बचा 1, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। सो फैक्टर्स क्या आए 92 के हमारे पास 2 इंटू 2 इंटू 23। चलो बेटा अब ना आप बताओगे एचसीएफ कैसे लेना है और एलसीएम, क्योंकि मैंने एक्सप्लेन कर दिया ये टॉपिक आपको। इसको हम सबसे पहले किस फॉर्म में लिखेंगे, देखो यहाँ तो हमारी सिंगल 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 ही है, तो एज इट इज ही रहने दो। इसको आप लिख सकते हो 2 की पावर 2 इंटू 23। अब देखो जब आप एचसीएफ ले रहे हो तो आपको लोवेस्ट पावर लेनी है। अगर हम देखें 2 की पावर 1, यहाँ भी 2 की पावर 1, तो इक्वल ही है, तो लोवेस्ट, और हम उसको तो हाईएस्ट को कंपेयर नहीं कर रहे ना यहाँ पे, तो यही रखेंगे। नहीं सॉरी, यहाँ पे हमारा सॉरी 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 2 की पावर 2 है, मेरे को ये देखना है 2 की पावर 2 है, 2 की पावर 1, तो हम क्या रखेंगे यहाँ पर 2 की पावर 1 ही रखेंगे। ऐसे ही अगर मैं अब 3 को देखती हूँ, देखो 3 इसमें नहीं है, यानी कि 3 की पावर 0, और यहाँ पे क्या है हमारे पास 3 की पावर 1, तो हम क्या रखेंगे यहाँ पर 3 की पावर 0। मैंने बोला था 3 की पावर 0 या 0 वाले हमें जिनकी पावर 0 है वो नहीं लेने हैं। अब आ जाओ 2 पे आ गए, 3 पे आ गया, अब 5 पे आ जाओ। 5 देखो इसमें नहीं है, इसमें 0 पावर हो गई 5 की, तो हम नहीं लेंगे। 17 इसमें नहीं है, अगर हम 23 की बात करें तो इसमें नहीं, तो एचसीएफ 2 आ गया, एचसीएफ इज 2। ऐसी एलसीएम देखो, एलसीएम में हाईएस्ट बताओ 2 की पावर 2 लेंगे या 1, 2 की पावर 2 लेंगे हम। और 3 की बात करें, इसमें 3 की पावर 1 है, इसमें 3 की पावर क्या है 0, तो इसमें तो हाईएस्ट लेना है, तो 3 की पावर 1 लेंगे। पावर 1 को तो ना भी लिखो ना, 1 वही रहेगा हमारा। 5 देखो, अब यहाँ पे 5 ले लिया हमने, और अब हम इसके बाद क्या लेंगे 17 भी लेना पड़ेगा, और फिर हमें क्या लेना पड़ेगा यहाँ पर 23 भी लेना पड़ेगा। देखो चेक करो, 2 की पावर 2 आ गया, 3 आ गया, 5 आ गया, 17 आ गया, 23 आ गया। इन सब की मल्टीप्लाई बेटा आप लोग करोगे, मेरे को बोलो तो मैं कर देती हूँ, चलो कर देते हैं। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60 इंटू 17 इंटू 23। 23 की 17 में मल्टीप्लाई करो, 23 इंटू 17, 7 3 जा 21, 2 7 2 जा 14, और 2 कितना होता है 16, 1 3 जा 1 2 जा 1, 6 3 9, 2 और 1 3, 391 तो इनकी आ गई दोनों की मल्टीप्लाई करके। अब इसको 6 में मल्टीप्लाई कर दो, 6 1 जा 6, और 9 6 जा कितना होता है 54, 5 आएगा, 6 3 जा 18, 18 और 5 कितना हो गया आपका 23 आई थिंक, 2 3 4 6, लेकिन जीरो भी थी यहाँ पे, 2 3 4 6 0। तो ये एलसीएम देखो, एलसीएम एक बड़ी वैल्यू आती है काफी बड़ी, और एचसीएफ क्या आता है एक छोटी वैल्यू आती है, क्योंकि एचसीएफ जो है वो फैक्टर, ये मल्टीपल मल्टीपल मल्टीप्लाई हो के आ रही है जो वैल्यू, फैक्टर्स तो खुद ही अपने आप ही छोटे हो जाते हैं। तो ये आपका एचसीएफ और एलसीएम के बारे में जो मैं बता रही हूँ ना बार बार, कि ये आपकी छोटी वैल्यू रहती है, ये बड़ा आंसर आता है, ये छोटा आता है, ये बड़ा, ये मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मुझे वर्ड प्रॉब्लम्स करानी है, और वर्ड प्रॉब्लम्स में ना इसका काफी यूज होगा। अगर आप इसको इस कॉन्सेप्ट को समझ के वर्ड प्रॉब्लम्स करते हैं तो आपकी कोई भी वर्ड प्रॉब्लम गलत नहीं जाती, आपको हर किसी में इजिली समझ आ जाएगा कि इसमें हमें एचसीएफ लेना है या एलसीएम लेना है। अब चलो हम इस क्वेश्चन पे आते हैं वापस। अब इन्होंने कहा एचसीएफ और एलसीएम की मल्टीप्लाई करके हमें दिखाना है कि आप प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स भी होगा या नहीं होगा। चलो अब हम इनकी ना मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये जो एक्स्ट्रा है ये मैं सभी रेज कर रही हूँ, यहाँ से रब कर रही हूँ, क्योंकि मेरे को स्पेस चाहिए पेपर पर। तो चलो अब हम एच सी एफ इंटू एलसीएम फाइंड आउट करते हैं। एच सी एफ कितना है मेरे पास 2 है, और एलसीएम कितना आया था बेटा सॉल्व करके 2 3 4 6 0। इनकी मल्टीप्लाई कर लो आप, कितना आएगा 2 0 0, 2 6 जा क्या आया, चलो मैं इधर से दिखाती हूँ, 2 0 0, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8 और 1 9, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, ये आ गया। अब हमें क्या करना है यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। चलो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स भी निकालते हैं, यहाँ पे कर लेते हैं हम प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। क्या क्या है बेटा नंबर्स यहाँ पे 510 है, और सेकंड नंबर है 92। चलो इनकी मल्टीप्लाई करते हैं, 51 की हम 92 में मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 1 जा 2, 5 2 जा 10, 9 1 जा 9, और 9 5 जा 45 आ गया हमारे पास। 2 आया,
ठीक है, और यहाँ पे 9 आया, 5 और 1 6 आया, और ये 4 आया, 4 6 9 2, एक जीरो ये थी ही क्योंकि मैंने यहाँ पे जीरो नहीं लगाई थी, तो ये जीरो, जब ये जीरो लगेगी तो ये जीरो। तो देखो 4 6 9 2 0 प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, और एचसीएफ इंटू एलसीएम भी कितना आया, 4 6 9 2 0। सो एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। सो क्लियर है बेटा ये आपको? अब देखो ये आपने इजिली प्रूव कर दिया, बट ये प्रोडक्ट ऑफ थ्री नंबर्स नहीं आएगा कभी भी। अगर ऐसे ही क्वेश्चन आप बोल रहे हो, इसको आप नोट डाउन भी कर सकते हैं या घर पे प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, जैसे आपको ठीक लगे। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम करा रहे हैं। तो मेरे को लगता है कि ये वाला कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया। अब तक हमने क्या क्या सीखा? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स, ये क्लियर है आपको। उसके बाद हमने एचसीएफ और एलसीएम सीखा। उसके बाद थर्ड कंसेप्ट हमने सीखा है एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, और ये हमने प्रूव भी कर दिया। कुछ होगा तो फिर मैं एक्सप्लेन कर दूंगी बाद में आपको। फाइंड द एचसीएफ, एंड अभी तक मैंने 2 वाले कराए ना, ये मैं 3 वाला करा रही हूँ। एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 12 15 एंड 21, 12 15 एंड 21, 12 15 एंड 21 बाय अप्लाइंग फंडामेंटल थ्योरम। वो देखो यहाँ पे ये भी दे सकते हैं आपको, बाय अप्लाइंग फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स या बाय अप्लाइंग प्राइम फैक्टराइजेशन, बाय अप्लाइंग प्राइम फैक्टराइजेशन। तो ये क्वेश्चन देखो 3 नंबर्स के लिए आ गया, तो 3 नंबर्स के लिए भी आप इजिली कर सकते हैं। देखो टाइम नहीं लगेगा, चलो मैं बता देती हूँ। 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, सो 12 के फैक्टर्स 2 इंटू 2 इंटू 3, 15 के फैक्टर्स करते हैं, 3 5 जा 15, 5 1 जा 5, सो 15 के फैक्टर्स क्या आए आपके 3 इंटू 5, 21 के फैक्टर्स कर लेते हैं 3 7 जा, सो 21 के फैक्टर्स क्या आए आपके 3 इंटू 7। अब इसको मैंने बोला था कि पावर में तो लिखना मस्ट है आपका, इधर कोई पावर नहीं है। चलो अब मेरे को एचसीएफ बताओ जल्दी से। एचसीएफ क्या थी आपकी? लोवेस्ट पावर वाला आपको एचसीएफ की फॉर्म में लेना है। तो इसमें ये बताओ लोवेस्ट पावर, अगर हम 2 की पावर चेक कर रहे हैं, इसमें तो है 2, इसमें तो 0 है, इसमें 2 की पावर 0 है तो नहीं लेंगे। 3 देखो, इसमें 3 की पावर 1, इसमें 3 की पावर 1, इसमें 3 की पावर 1, 3 5 नहीं है, इसमें तो है बट इन दोनों में नहीं है। 7 इसमें है बट इन दोनों में नहीं है, तो HCF is 3. HCF is clear. Now LCM. LCM के लिए क्या करते हैं? हाईएस्ट पावर लेंगे। 2 की पावर देखो हम 2 लेंगे, 3 की पावर तो 1 1 1 ही है तो 3 लेंगे। अब इसमें क्या कंपेयर करें? इंटू 5। वैसे भी इसके साथ में ये भी तो होता है ना, आपने छोटी क्लासेस में देखा है कि हम ये पावर वाला तो चलो लेंगे, अगर किसी ने ऐसे कुछ कहा तो हम अदर अनकॉमन जो हैं वैल्यूज, अदर अनकॉमन फैक्टर्स हैं, वो भी लेते हैं हम एलसीएम के केस में। बट आप ये एक भी रखो तो इससे सारा हमारा हो रहा है सॉल्व। ठीक है, चलो ये हो गया। अब इसकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60, 16 2 7 कितना होगा हमारा? 420। तो एचसीएफ भी आ गया, एलसीएम, और उन्होंने यही पूछा था कि एचसीएफ बताओ और एलसीएम। अब आप मेरे को एक चीज खुद से बताओ, क्या ये एचसीएफ इंटू एलसीएम की जब मैं मल्टीप्लाई करूंगी तो ये इन तीनों नंबर की प्रोडक्ट के इक्वल होगी या नहीं? जल्दी से कमेंट में आप मेरे को बता देना ये। ठीक है, ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी है होगी कि नहीं होगी। चलो ये आपने नोट कर लिया होगा, मैं तब कर देती हूँ इसको। अब क्वेश्चन नंबर 5 था ये, क्वेश्चन नंबर हम 6 पे चलेंगे, लेकिन मैं उससे पहले देखती हूँ क्या मैंने वो आपको बेसिक उसके बताए हैं या नहीं। हाँ बता रखे हैं, इसी पे बेस्ड है हमारा क्वेश्चन नंबर। कौन सा है अब हमारा? 6। ये एक्स्ट्रा बुक से है। क्वेश्चन नंबर 6 मीन्स ये वही आपके बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन। इस टाइप का क्वेश्चन ये काफी कॉमन सा है, काफी आता है बोर्ड में। व्हाट इज द HCF ऑफ स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर? आपने किया भी होगा आई थिंक, ऑफ, अगर आपने पहले ही चैप्टर किया हुआ है तो शायद किया हो, और अगर नहीं किया तो अभी आप देख लो। व्हाट इज द HCF ऑफ स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर एंड smallest composite number? Smallest composite number. What is the HCF of smallest prime number and smallest composite number? आप मेरे को ये बताओ बेटा, पहले 1 के बारे में बताओ। 1 प्राइम है या कॉम्पोजिट है? और कुछ भी नहीं है।
यस, वन इज नीदर प्राइम नॉर कॉम्पोजिट, तो वन को तो हम देखते ही नहीं है, वन तो ना प्राइम है ना ही कॉम्पोजिट है। तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर ना टू होता है। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होता है हमारे पास? स्मॉलेस्ट प्राइम, देखो प्राइम नंबर्स मैंने क्या बताए थे, जो या तो खुद की टेबल में आए या वन की टेबल में आए। तो टू एक ऐसा नंबर है, वैसे यही इवन प्राइम नंबर है हमारा सिंगल, जो खुद की टेबल में देखो आता है टू, और वन की टेबल में आएगा। लेकिन ये प्राइम, ये साथ साइड बाई साइड हमारा जो है कैसा नंबर है, ये इवन नंबर भी है। अब देखो इसके बाद है स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, बताओ मेरे को जल्दी से। स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, देखो वन तो मैंने बता दिया नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट, टू हो गया प्राइम, थ्री भी प्राइम हो गया हमारा, ठीक है। फोर है, देखो फोर के मोर देन टू फैक्टर्स हैं। क्यों है फोर के मोर देन टू फैक्टर? टू हो गया, फोर हो गया, वन हो गया, तो मोर देन टू फैक्टर्स हो गए, और फोर भी है अपना। तो अब इन्होंने कहा है व्हाट इज द एचसीएफ, अब इनका एचसीएफ निकालो। अगर मैं इसके फैक्टर करूं तो टू की पावर टू आएगा फैक्टर, टू इंटू टू आएगा ना, टू इंटू टू, इसको हम टू, मैंने बोला कि पावर ही, पावर में ही आपको पहले रखना है, उसके बाद ही सॉल्व करना है। हमने ना 10th क्लास में यही वाला कॉन्सेप्ट यूज करके करने हैं, जिससे कि हमारी एक्यूरेसी 100% रहे क्वेश्चन की। अब देखो यहाँ पे एचसीएफ तो हाईएस्ट पावर लेना है। अब यहाँ पे हाईएस्ट पावर, वो सॉरी एचसीएफ हमें लोवेस्ट पावर, सॉरी एचसीएफ हमें लोवेस्ट पावर लेना है। तो लोवेस्ट क्या है हमारा पास यहाँ पे? टू है। तो एचसीएफ क्या आ गया? टू। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये बोर्ड में ना आपको सैंपल पेपर जब आप लोग करते हो तो काफी बार दिखाई देता है आपको, ये एमसीक्यू की फॉर्म में आ जाता है। क्वेश्चन नंबर हम 6 तक आ चुके थे। अब हम एक और आपसे क्वेश्चन नंबर 7, ये भी अपनी बोर्ड के पेपर में से ही है ये। इफ पी क्यू आर टू prime numbers, if p and q are two prime numbers, then what is the HCF and LCM? Then what is the HCF and LCM of p and q? अब देखो एक नंबर p है, एक नंबर आपके पास q है, ये दोनों प्राइम है। यहाँ पे एक कंडीशन जो इन्होंने दी है कि दोनों प्राइम है। आप ये देखो बेटा, अगर मैं सपोज करूँ ये 3 एक प्राइम है, एक प्राइम नंबर हमारा 17 है, अगर मैं इसके फैक्टर करती हूँ तो इनका जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आता है वो हमेशा वन ही आता है, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं यहाँ पे p के फैक्टर कर रही हूँ, है ना, कुछ भी है p, कोई भी नंबर है अगर सपोज करो, तो उसके साथ में वही p इंटू वन ही आएगा हमारा, है ना। चलो मैं लिख भी देती हूँ यहाँ पे, ये q इंटू वन आएगा, ठीक है। तो इसका एचसीएफ बताओ मेरे को क्या रहेगा? एचसीएफ तो क्या होती है हमारी? कॉमन फैक्टर हाईएस्ट। अभी देखो वन वन, पी और क्यू तो मुझे नहीं पता ना पी और क्यू क्या वैल्यूज है, जैसे ये भी दोनों डिफरेंट है। तो अब देखो यहाँ पे वन तो है ही ना हमारे पास कॉमन, एचसीएफ तो वन आ गया। एलसीएम देखो क्या आएगा, देखो वन तो आएगा ही आएगा, इंटू पी इसमें है, इसमें नहीं है, फिर भी पी आएगा, क्यू भी आएगा, तो ये पी क्यू आएगा। तो यही आंसर है, नोट करो बेटा इसको, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है ये भी। अब हमने कर लिया है क्वेश्चन नंबर 7 तक। अब हम जाएंगे अपना क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। अभी बस ये वाला कंसेप्ट हम कर रहे हैं ना एचसीएफ और एलसीएम का, तो मैं इसी पे बेस्ड जितने भी एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं बोर्ड में आए हुए वो सब आपको यहाँ करा रही हूँ, और आपके यूनिट टेस्ट में से भी, टेस्ट में भी आएंगे क्वेश्चन और बोर्ड में भी इनके चांसेस रहते हैं। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। मेरे को ये था कि मैं पूरा चैप्टर जो है जब भी कराऊं तो उसमें मैं एनसीईआरटी के साथ साथ आपको बाकी बोर्ड के क्वेश्चन भी कराती रहूं, जिससे कि आप जब ये एक वीडियो देख लो तो आपका ये जब फर्स्ट एक्सरसाइज के लिए आप देख रहे हो तो आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज इतनी परफेक्ट होनी चाहिए कि कहीं से कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आप कर लो उसको, किसी भी बुक से हो, किसी सैंपल पेपर से हो, तो आप उसको इजिली कर सकते हो। मैंने आपको बोला था, अब हम आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? इफ टू पॉजिटिव, बेटा इसमें ना ध्यान से रीड करना है आपको। जैसे देखो पॉजिटिव इंटीजर्स दिया है, इंटीजर्स में नेगेटिव नंबर भी आते हैं, बट इन्होंने कहा है इफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स a and b are expressible in the form, are expressible in the form a is equals to, in the form a is equals to pq square and
b इज इक्वल्स टू पी क्यू क्यूब, ये पी क्यू स्क्वायर गिवन है ये, और बी आपको क्या गिवन है यहाँ पे, पी क्यूब क्यू, है ना। और एक चीज और दिया है, ये आपने याद रख देख लेना ध्यान से, पी और क्यू जो है ना वो प्राइम नंबर है। क्या है दोनों, प्राइम नंबर है। देखो इन्होंने कहा है ए और बी जो है वो पॉजिटिव इंटीजर है, और पी और क्यू क्या है हमारे पास में यहाँ पे प्राइम नंबर है। तो आपको एलसीएम बताना है ए और बी का, ये जो दो हमारे इंटीजर थे ना ए और बी, इनका हमें एलसीएम, इसको आपने ध्यान से देखना, पी और क्यू जो है वो हमारे प्राइम नंबर्स हैं। ठीक है, प्राइम नंबर्स आपको पता ही है, अब तो बता ही दिया आपको। अब देखो एलसीएम जब हम लेंगे, अब यहाँ पे देखो ए क्या है हमारे पास, इसको रब करते हैं, ए, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ फाइंड एलसीएम ए एंड बी। ए क्या गिवन है आपको, पी क्यू स्क्वायर, और बी क्या है, पी क्यू क्यूब। आप इसमें ना एलसीएम तो निकाल ही दो, इसका एचसीएफ भी निकाल लेना साथ में, अगर इन केस एचसीएफ आए तो आप वो भी बता सकते हो ना। अब देखो एलसीएम चलो बताओ कैसे निकालेंगे, क्योंकि है तो ये प्राइम नंबर्स ही है ना। तो अब देखो पी की पावर, इसमें तो कुछ इजी सही है आपका, पी की पावर बताओ आप क्या लोगे, 3, क्यू की पावर क्या लोगे, 2, तो पी क्यू क्यू स्क्वायर आ जाएगा आपका आंसर। तो दिस इज द आंसर। एलसीएम भी आप इजीली ले सकते हो इसका, और एचसीएफ भी ले सकते हो, एचसीएफ आप लोग खुद से निकाल। आपकी एनसीईआरटी बुक का है ना, तो कराना भी इम्पोर्टेंट है। मैंने बोला था ना कि एनसीईआरटी के भी हम मोस्टली सारे ही क्वेश्चंस करा रहे हैं, तो मैंने एक्स्ट्रा तो करा दिए काफ़ी इस वाले कॉन्सेप्ट पे। ये हमारा एनसीईआरटी का है, तो मैंने सोचा कि फिर ये भी करा दूँ। वैसे अभी आप खुद भी कर सकते हो, ये एनसीईआरटी बुक में आपका, आप चेक कर लो, आपके पास है ही एनसीईआरटी बुक अभी। एलसीएम हमें फाइंड आउट करना है किस किसका, 306 एंड 657। अब आप ये देखो, इसमें हमें एचसीएफ तो गिवन है 9, ये फर्स्ट नंबर है, सेकंड 2 नंबर ये गिवन है, और हमें एलसीएम निकालना है। तो इसमें मेरे को ये बताओ कि हम कौन से वाला फॉर्मूला लगाएंगे, कौन से वाला कॉन्सेप्ट यूज होगा बेटा इसमें, HCF into LCM is equals to प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। HCF क्या है, देखो HCF 9 है, ये तो दो नंबर्स हैं, इनका HCF 9 है, तो 9 इंटू LCM तो हमें फाइंड आउट करना है। इट्स गिवन हियर दैट यू हैव टू फाइंड आउट LCM, तो LCM हमें फाइंड आउट करना है। क्लियर है ना बेटा यहाँ तक सभी को? अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो मेरे से यहाँ पे। इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स 306। कोई भी डाउट होगा तो फिर मैं उसी से रिलेटेड, जैसे अगर आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी चाहिए तो उससे रिलेटेड हम अनदर वीडियो भी बना देंगे। तो यहाँ पे एलसीएम क्या है आपका, 306 इंटू 657 अपॉन 9। ठीक है, अब 9 से डायरेक्ट कट हो रहा है तो वो देख लो, नहीं तो 3 से करके कर लो थोड़ा इजी बनाने के लिए। 3 2 जा 6, 3 से कट हो जाना चाहिए, देख लेते हैं कट करके। 3 2 जा 6 आया, कितना बचा 5, 3 1 जा 3 2 9, सॉरी 2 3 9 जा 27, तो 102 इंटू 219। मल्टीप्लाई आप वैसे कर सकते, चलो मैं कर देती हूँ। कितना आएगा, 2 9 जा 18, 2 1 जा 2 और 1 3, 2 2 जा 4, हमारे यहाँ 0 0 0 आया, और इधर कितना आ जाएगा 9 1 2 8 3 9 4 कितना हुआ 13 2, ये हो गया 2 2 3 3 8, दिस इज 8 बेटा, 2 2 3 3 8। नोट कर लो बेटा दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को भी नोट कर लो आप। ये क्वेश्चन भी आप लोगों के साथ में मैं शेयर कर देती हूँ आप लोगों को। ये है, ये भी क्योंकि इंपॉर्टेंट है बेटा, बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, इसीलिए मैं करा रही हूँ उसको। इफ द HCF, ये और ये काफी कॉमन से आपको मिल जाएगा सैंपल पेपर में भी, ऑफ 85 एंड उसी पे बेस्ड है जो भी अभी हमने आपको कॉन्सेप्ट बताया था। क्योंकि मैथ्स में देखो क्वेश्चंस बहुत सारे होते हैं, और ये है कि असाइनमेंट तो मेरे पास में है ही सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बनी हुई, लेकिन अब यहाँ पे तो मैं इस लेक्चर में एक लिमिटेड टाइम भी होता है, तो मैं देखो सारे तो नहीं करा सकती, बट मेरे को जो लगे कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है और बोर्ड में ये रिपीटेडली आ रहे हैं, तो वो वाले क्वेश्चन मैंने कोशिश की है यहाँ पे आप लोगों को सारे कराने की। अगर आप लोग असाइनमेंट्स के लिए बोलोगे तो कोई बात नहीं, मैं आपको फिर अलग से वीडियो बना दूंगी इसके लिए, जो अपने बोर्ड में आने वाले क्वेश्चंस भी है। 85 n minus 153 minus 153, 85 minus 153, then the value of n, then find the value of n। ये भी काफी कॉमन सा क्वेश्चन है।
फाइंड द मीन्स ये काफी बार आ चुका है एग्जाम में, बोर्ड में, फाइंड द वैल्यू ऑफ एन, एन एम भी दे सकते हैं इसको। चलो ये देखो, इफ द HCF ऑफ 85 and 153 is expressible in the form of 85 and minus 153 मीन्स आपका HCF और LCM कह रहे हैं कि हम इस फॉर्म में लिख रहे हैं, HCF को ओनली, नॉट LCM, सॉरी, ओनली HCF। HCF आपका इन दो नंबर का इस फॉर्म में है, तो हम एक काम करते हैं, हम पहले इनका HCF निकालते हैं, और वो जब इस फॉर्म में है तो इसके इक्वल ही रखेंगे ना उसको, हम इनका HCF निकालते हैं और उस HCF को हम इसके इक्वल रख देंगे, उन्होंने तो कहा इस फॉर्म में है तो हमें n की वैल्यू पता चल जाएगी। क्लियर हुआ ना बेटा आपको? हम देखो इसका HCF निकालने जा रहे हैं, क्योंकि यहां से तो हमें यही हिंट मिला कि इनका जो HCF है, तो HCF तो निकालने हम एटलीस्ट उसके बाद स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ 5 की टेबल में आ रहा है, 5 1 जा 5, कितना बचा है यहाँ पे हमारे पास में 3, 5 7 जा 35 है ना। अब यहाँ पे 153 के ले लो फैक्टर, 3 की टेबल में आ रहा है, 3 5 जा 15, 3 1 जा 3, और ये फिर से 3 के टेबल में आ जाएगा, 3 1 जा 3, 2 आया, 3 7 जा 21। तो 85 के फैक्टर्स क्या क्या बने, 5 into 17। देखो अब आपको HCF अच्छे से निकालना आ गया बेटा, तो अब आप लोग खुद भी फाइंड करते रहो साइड बाय साइड, into 17। तो HCF बताओ क्या आया, क्या आया बेटा HCF? 17, वेरी गुड, HCF इज 17। तो वो कह रहे हैं जो HCF है ये तो इस फॉर्म में है, मीन्स HCF ये फॉर्म है, तो हम इसके इक्वल रख देते हैं, 85 एंड माइनस 153 इज इक्वल टू HCF का 17। तो इससे हम n की वैल्यू निकाल सकते हैं। देखो 17 इधर माइनस है, इधर जाके क्या हो जाएगा ये प्लस, तो 85 एन कितना हो जाएगा, 7 3 10, 5 1 6 1 7, 170 आएगा ना बेटा, चेक करो, 7 3 10, 5 और 1 6 1 7, ठीक है। अब देखो 170 अपॉन 85, पहले 5 से कर लो, ये आ रहा है डायरेक्ट टेबल में, 5 से कर लो पहले इसको, 5 1 जा 5, कितना बचा हमारे पास में यहाँ पर 3, 5 7 जा 5 से इसको करो, कितना आएगा, 5 3 जा 15, कितना बचेगा बेटा यहाँ पे हमारा 2, 5 4 जा 17, 2 जा, वैसे डायरेक्ट हम 2 जा भी कर सकते थे, चलो कोई बात नहीं, n इज इक्वल टू 2 आ गया। तो यानी कि n की वैल्यू, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि देखो ये बोर्ड में मैंने कई जगह कई सैंपल पेपर्स में देखा है, और अपने ऑफलाइन स्टूडेंट्स को मैंने कई बार ये कराती भी मैं इस टाइप के क्वेश्चंस। तो ये क्वेश्चन बेटा आप लोग भी कर लेना, क्योंकि इसके चांसेस रहते हैं ऐसे क्वेश्चंस के। आपको वैसे जब आप सैंपल पेपर्स भी करोगे सोल्व तो उसमें भी मिल जाएंगे इस टाइप के क्वेश्चंस। तो ये क्वेश्चन नंबर 11 था। अब मैं वापस से उन वाले जो एनसीईआरटी क्वेश्चन में आपको बोल रही थी कि वो 2 रह गए हैं, वो करा देते हैं, उसके बाद हम वर्ड प्रॉब्लम पे डिस्कस करेंगे। अब हम कर लेते हैं इसमें एनसीईआरटी वाले अपने क्वेश्चन जो रहते थे। कौन सा रहता था, देखो एक इस टाइप का क्वेश्चन आएगा इसमें, क्वेश्चन नंबर कौन सा बेटा, ये 12 है आई थिंक, क्या है, चेक वेदर 6 raised the power n can end with the digit 0 for any natural number n, for any natural number n, ठीक है। अब ये देखो 6 रेज द पावर n को कहते हैं कि क्या ये 0 से एंड हो रहा है। अगर मैं आपको बात करूं, देखो 10 ये 0 से एंड होता है, 100 है ये 0 से एंड होता है, ऐसे हमारे नंबर्स होते हैं, ये हमारे 0 से एंड होने वाले नंबर है, तो मैं 10 ले लेती हूँ, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो 10 है ये 0 से एंड हो रहा है, अगर मैं इसके फैक्टर पूछूं तो आप सभी ये बताएंगे कि मैम ये है, बट यहाँ पावर n का मतलब कि कोई भी नंबर हो सकता है, जैसे तो मैं यहाँ पे भी n ले लेती हूँ, 4 हो सकता है, 3, कितने भी पावर, अभी मैंने जैसे 1000 पे लिखा तो वो 10 की पावर 3 था यहाँ पे, तो मैंने भी यहाँ पे n लिख दिया, ठीक है। तो यानी कि जो नंबर 0 से एंड हो रहा है उसके फैक्टर्स हमारे पास में 2 और 5 है। तो हमें इससे एक चीज तो पता चल गई कि अगर कोई नंबर 0 से एंड होगा तो उसके फैक्टर 2 एंड 5 होंगे। तो हम 6 को देखते हैं, क्या इसके फैक्टर 2 एंड 5 है, अगर इसके फैक्टर देखो 2 एंड 5 है तो ये 0 से एंड हो जाएगा, नो प्रॉब्लम। चलो इसके फैक्टर करते हैं, और अगर नहीं है 2 एंड 5, अदर देन 2 एंड 5 है तो ये 0 से एंड नहीं होगा। जब आप फैक्टर करोगे 6 के तो यही बताओगे ना आप फैक्टर, मेरे को n लगी है पावर, मतलब n कितने भी उसमें, जैसे हमने इसका आपको एग्जाम्पल लेके बताया था कि जैसे ये भी तो हो सकता है, तो कितने भी हो हमारे, देखो अब यहाँ पे
हमने देखा 10 की पावर जो n है वो तो 2 की पावर n इंटू 5 की पावर, इसके फैक्टर्स तो अदर देन 2 एंड 5 आ रहे हैं। तो हम लिखेंगे यहाँ पर, देखो इसको हमें जो है कैसे लिखना भी है, क्योंकि हमें स्टेप मार्किंग भी का भी ध्यान रखना चाहिए बोर्ड में, उसके अकॉर्डिंग हमें मिलते हैं मार्क्स। तो हम लिखेंगे यहाँ पर 6 रेज द पावर n, पहले ये दोनों आप सेम लिख देना, ऐसे मैं फेयर ही कर रही हूँ पूरा, आप एज इट इज नोट भी कर सकते हो। 6 रेज द पावर n कैन नॉट एंड विद द डिजिट 0 as it has factors other than 2 and 5. It has factor other than 2 and 5. आप यहाँ पे अन लगाओ ना लगाओ आपकी चॉइस है, बट हमारे जो इसके फैक्टर है वो अदर देन 2 एंड 5 है, सो ये हमारा एंड नहीं होगा। आप इसको फेयरली नोट भी कर सकते हो, अदरवाइज आप ऐसे भी लिख सकते हो, वी नो दैट अ नंबर विच कैन एंड विद द डिजिट 0 हैज द फैक्टर ऑफ 2 की पावर एन 5 की पावर एन, ये एग्जांपल दे देना, एंड 6 रेज द पावर एन, फिर आप ये डायरेक्टली कैन नॉट एंड विद द डिजिट 0, तो वो आपकी अपनी लैंग्वेज है जैसे आप लिखना चाहें, बट इसका सॉल्यूशन हमारा ऐसे है। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा हो चुका है। अब ये एनसीईआरटी का था, क्वेश्चन नंबर 13 भी हमारा एनसीईआरटी बुक का है, क्योंकि ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसकी भी प्रैक्टिस अच्छे से, इसमें जैसे तो 6 की पावर n था, आपको होमवर्क दे देती हूँ मैं, आप एक क्वेश्चन लिख लो इसमें कि 4 रेज द पावर n कैन नॉट एंड विद द डिजिट 0, सेम इसी में 6 रेज द पावर n को आप इसमें चेंज कर दो, स्विच कर दो 4 रेज द पावर n से, ठीक है। चलो, तो ये क्वेश्चन आप घर पे कर लेना, प्रैक्टिस कर लेना इसकी। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक क्वेश्चन ये भी एनसीईआरटी का, क्वेश्चन नंबर 13 पे हम आ चुके हैं बेटा। एक्सप्लेन व्हाई 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 इज अ कंपोजिट नंबर। वैसे एनसीईआरटी में 2 दे रखे हैं, साइड बाय साइड एक और दिया हुआ है, तो मैंने एक ही लिया अभी, मैंने कहा मैं एक एक्सप्लेन कर देती हूँ, एक आप खुद से कर लेना एक्सप्लेन, क्योंकि सेम मेथड है। एक्सप्लेन व्हाई दिस इज अ कंपोजिट नंबर। तो आप ये देखो कैसे करना है बेटा, आपने हमने इस क्वेश्चन को लिखा, हमेशा पहले क्वेश्चन नोट कर लेना होता है, जब भी हम यहाँ पे एक बार स्टार्ट करते हैं तो नोट किया करो। अब देखो ये एक टर्म है पूरी और एक टर्म ये है, जब भी बीच में प्लस माइनस आते हैं तो आपको अच्छे से पता है कि हमारी टर्म्स बनती है, तो इसमें से हम 5 कॉमन ले सकते हैं, 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1 हो जाएगा, प्लस 1, क्योंकि देखो 5 कॉमन, इसमें से तो कॉमन लिया हमने 5 को हाइड करो, बाकी जो बचा मैंने लिख दिया। जब हमने इसमें से 5 कॉमन लिया तो 1 तो ऑटोमेटिकली होता ही है, तो ये 1 आ गया। अब इसको सॉल्व कर लो। 5 देखो मल्टीप्लाई वाली टर्म हमारी सेपरेट ही रखा करो, इसके साथ मत इसको आप यूज करना। देखो यहाँ पे सॉल्व कैसे करेंगे, 3 2 6, 6 6 36 और 7 4 कितना 28 प्लस 1 हो गया। देखो 3 2 6 4 3 2 6 6 36, मैंने इनको साथ में ले लिया और 7 और 4 को साथ में ले लिया, तो अब 36 और 28 की मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 8 6 कितना आया हमारा 48, 4 आया, 8 3 24, 24 और 4 कितना आया 28, 6 2 12, 3 2 6 1 7, 8 8 2 10, 7 2 9 1 10। बेटा ये 1008 आ गया हमारा, 5 हमारा कॉमन था ही, ये क्या आया 1008 प्लस 1, तो जब हमने सॉल्व किया 5 1009 आया। तो ये देखो इसके भी तो आगे फैक्टर होंगे, और वैसे भी देखो 2 फैक्टर तो आगे और 1 तो फिर भी साथ में, अब आप फैक्टर तो क्या ही करके दिखाओ। तो ये बताओ ये प्रोडक्ट ऑफ मोर देन 2 फैक्टर है या नहीं है, क्योंकि देखो इसके भी फैक्टर हो रहे हैं, वैसे चलो नहीं भी करना तो इनटू 1 तो फिर भी है ना इसके साथ, ठीक है। तो प्रोडक्ट ऑफ मोर देन यहाँ पे लिख देना, ऐसे सेम ऐसे ही कर देना, प्रोडक्ट ऑफ मोर देन 2 फैक्टर्स, तो ये हो जाएगा हमारा। और देखो प्रोडक्ट ऑफ मोर देन 2 फैक्टर्स किस में आता है, कॉम्पोजिट नंबर में, कॉम्पोजिट नंबर। सो क्लियर, ये हमारे एनसीईआरटी के क्वेश्चन सिर्फ लास्ट रहता है, वो वर्ड प्रॉब्लम का है, तो वर्ड प्रॉब्लम के लिए ना मुझे कुछ कॉन्सेप्ट पहले समझाने होंगे, उसके बाद हम वर्ड प्रॉब्लम, बेटा इसको नोट कर लो आप, मैं आपको फिर वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चंस कराऊंगी। इसके बारे में
एक बात बतानी है मैंने जब HCF और LCM आपको स्टार्ट कराया था यहाँ पर, तो मैंने उसमें आपको बोला था कि हम ना जैसे HCF और LCM अगर हम एक ही क्वेश्चन में देख रहे हैं, तो जितने भी आपने क्वेश्चन किए HCF और LCM वाले, HCF हमेशा छोटी वैल्यू आया, LCM एक बड़ी वैल्यू आया। ये बात मैंने जब आपको HCF LCM एक्सप्लेन किया था, तब भी मैंने एक्सप्लेन की थी आपको ये चीज। तो आप ये देखो, HCF एक छोटी वैल्यू आता है आंसर, और LCM का आंसर एक बड़ी वैल्यू आता है। इसी कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए मैं कुछ क्वेश्चन कराती हूँ आपको। फर्स्ट मैं आपको एनसीईआरटी का ही करा रही हूँ, क्योंकि ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, और एनसीईआरटी का है तो वैसे इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो हमें करना तो होता ही है, एनसीईआरटी तो हमें फुली करके जानी है। यस बेटा, दिस इज द क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन ऑफ एनसीईआरटी। देयर इज अ सर्कुलर पाथ, बट ये एनसीईआरटी का लास्ट है, हमें तो अभी ये इसी पे बेस्ड में आपको 4-5 क्वेश्चंस एक्स्ट्रा बुक का कराऊंगी, जिससे आपको क्लियर हो जाए, क्योंकि एनसीईआरटी में तो ये गिवन था, एग्जांपल में गिवन है एक। देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट फील्ड। देखो एक ना स्पोर्ट फील्ड है ऐसे करके, सर्कुलर है, सर्कुलर पाथ है यहाँ पे। देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट फील्ड, ये स्पोर्ट फील्ड है, इसके चारों तरफ एक सर्कुलर पाथ है। सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड। अब सपोज करो सोनिया ने ना यहाँ से स्टार्ट किया, और यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट करने में इसको 18 मिनट्स लग रहे हैं, ठीक है, और रवि को 12 मिनट्स लग रहे हैं, है ना। रवि को कितने लग रहे हैं 1 राउंड लेने में? 12 मिनट्स लग रहे हैं। फॉर द सेम, सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम टाइम, इतना ही पूरा एक राउंड लेने में इसको लग रहे हैं 18 मिनट सोनिया को, और रवि को लग रहे हैं 12 मिनट्स। रवि को कितने लग रहे हैं, यहाँ पे लिख देते हैं, रवि को लग रहे हैं 12 मिनट्स, ठीक है। अब इन्होंने एक कंडीशन दे दी, यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम टाइम, सेम टाइम पे चलना स्टार्ट करते हैं, सेम पॉइंट से, इसी पॉइंट से सपोज करो ये चल रहा है, इसी पॉइंट से रवि भी स्टार्ट करता है, और वो सेम ही डायरेक्शन में जा रहे हैं। सपोज करो यहीं से इसने स्टार्ट किया, किसने, सोनिया ने, और यहीं से रवि ने स्टार्ट किया इसी पॉइंट से, तो वो एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं। ऑपोजिट डायरेक्शन में दिया बेटा, एक ही डायरेक्शन दिया, ये अंडरस्टैंड करना जरूरी है कॉन्सेप्ट, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन आते ही क्वेश्चन चेंज हो जाएगा, तो आपको ये भी ध्यान देना है। अब देखो वो सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, ये भी इसी डायरेक्शन में और ये भी इतनी डायरेक्शन। उन्होंने कहा आफ्टर हाउ लॉन्ग मिनट, मतलब कितनी देर के बाद, विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट, कितनी देर के बाद वो स्टार्टिंग पॉइंट पे आके मिलेंगे। अब इसको ध्यान से समझो, सोनिया को यहां से यहां तक आने में 18 मिनट लगे हैं, रवि को यहां से यहां तक आने में 12 मिनट्स लगे हैं, मतलब सोनिया को ज्यादा टाइम लग रहा है, रवि को कम टाइम लग रहा है। तो अब हमें ये बताना है, अब हमें ना जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो हम इसलिए कंफ्यूज हो जाते हैं, इसमें HCF लेंगे या हम इसमें LCM लेंगे। अब कुछ बच्चे तो ऐसे ही याद रख लेते हैं कि ठीक है जी LCM का है, हमने कर लिया, क्वेश्चन है ये LCM का ही, बट देखो पहले इसको समझो ध्यान से, क्योंकि अगर चेंज हो जाती हैं चीजें तो क्वेश्चन का हमारा सॉल्यूशन भी तो चेंज हो जाता है। अब देखो यहाँ पे आप ये देखोगे, मैंने बताया था HCF जो होता है वो हमारी, हम स्मॉल वैल्यू लेंगे और LCM बड़ी वैल्यू, तो हम ये देखेंगे जो दो वैल्यू गिवन है, अगर हमारा आंसर इससे छोटी वैल्यू आएगा तो वो HCF का है क्वेश्चन, और अगर हमारा आंसर इनसे बड़ी वैल्यू आए तो वो LCM का क्वेश्चन है। तो आपको देख के इजिली पता चल जाएगा। देखो कैसे, अगर मैं बात करूं, इसको लगे 18 मिनट्स, इसको 12 मिनट्स, वो कह रहे कितनी देर के बाद दोनों मिलेंगे। अगर आप ऐसे राउंड लगा रहे हो, यहाँ से एक आप लगा रहे हो, एक आपका फ्रेंड ऐसे राउंड लगा रहा है, आपको एक को 18 मिनट्स लग रहे हैं, एक को 12 मिनट्स, तो रास्ते में तो नहीं मिलेंगे, तो पूरा राउंड तो एक ने कर लिया 18 में, दूसरे ने वो 12 में किया है पूरा राउंड, तो 18 और 12 से तो कोई बड़ा ही नंबर होगा ना जब वो जाके मीट करेंगे। 18 और 12 से छोटे नंबर पे तो वो मीट नहीं करेंगे, 18 और 12 मिनट से कम मिनट पे तो वो मीट नहीं कर सकते। तो इसके लिए क्या आया, बड़ा नंबर आया आपका। नंबर आंसर क्या आएगा हमारा, इन दोनों नंबर के कंपैरिजन में हमारा आंसर, क्योंकि वो 18 मिनट या के अंदर या 12 मिनट्स के अंदर तो नहीं मिल सकते, क्योंकि इसको तो पूरा राउंड लेने में 18 मिनट लग रहे हैं, उसको पूरा राउंड लेने में 12 मिनट्स, तो इससे कोई बड़ा नंबर आएगा। और जब बड़ा नंबर आए तो हम LCM निकालते हैं, बड़ा नंबर है तो हम क्या लेंगे, LCM। तो हमें पता चल गया इसका हमें LCM लेना है, LCM ऑफ 12 मिनट्स एंड 18 मिनट। तो आपको ये LCM लेके करना है क्वेश्चन। LCM आपने इजिली, मैंने बता दिया कैसे फाइंड आउट करना है, तो बेटा LCM अब आपको खुद ही फाइंड आउट करना है, बट मैंने आपको ये समझाना था मेनली कि LCM का क्वेश्चन है या HCF का, तो LCM उसी मेथड से आपने LCM फाइंड आउट कर सकते हो इसका, ठीक है।
तो इसका एलसीएम फाइंड आउट करना है, एलसीएम का क्वेश्चन था, तो आपको इसकी लैंग्वेज समझनी है। अब हमारे 3-4 क्वेश्चन में और ले लेती हूँ अपने इसके ही। वैसे तो बहुत क्वेश्चन है बेटा हमारे पास में इसके वर्ड प्रॉब्लम के, जो हमें वर्ड प्रॉब्लम पे करने हैं काफी क्वेश्चन, और ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है। लेकिन मैं यहाँ पे टाइम लिमिटेशन भी रहता है एक, तो मैं आपको ज्यादा से ज्यादा 4 या 5 ही करा सकती हूँ अभी, तो इसलिए वो किया है क्योंकि बीच में 2-3 क्वेश्चन अभी मैंने और इससे हटके करा दें, क्योंकि वो मैंने अभी अपना वर्ड प्रॉब्लम ले लिया था, तो अभी करते हैं। तो इन्होंने कहा है कि हमारे पास में मैथ्स की बुक, फिजिक्स की बुक और फिजिकल एजुकेशन की बुक्स हैं। मैथ्स की, फिजिक्स और फिजिकल एजुकेशन। ठीक है, इन वाले बुक्स को हमें स्टैक में रखना है। मतलब स्टैक्स कैसे होंगे, जैसे सपोज करो आपके पास में स्टडी टेबल होती है, उसमें इस टाइप से आपके पास में शेल्फ बनी होती है, तो हमें ये नंबर ऑफ शेल्फ ये बताने हैं कि कितने शेल्फ के अंदर ये बुक्स आएंगे। लेकिन कंडीशन क्या है, ये जितनी भी बुक्स हैं इनकी सेम थिकनेस है, और हमने सभी बुक को इस टाइप से अरेंज करना है कि वो टॉपिक वाइज हो। जैसे मैथ्स की बुक अगर हम स्टैक में रखना है तो सिर्फ मैथ्स की बुक रहेगी, इसमें फिजिकल की रहेंगी, इसमें फिजिक्स की रहेंगी। तो हमें बुक्स को जो है वो सेम बुक रखने हैं, और सभी बुक्स की थिकनेस भी सेम है। तो हमें नंबर ऑफ स्टैक्स बताने हैं अलग अलग, कि भाई इसके बताओ मैथ्स के कितने आए हैं नंबर ऑफ स्टैक्स, फिजिक्स के कितने आए हैं, और हमारे पास में नंबर ऑफ स्टैक्स जो है इसके कितने रहे हैं। ठीक है, देखो बेटा ये क्वेश्चन है, अब इसको ध्यान से थोड़ा समझ लो आप लोग। देखो अब सबसे पहले मैंने क्या बोला था आपको, ये देखना है कि हमारे पास आंसर जो आने वाला है वो ये 3 नंबर जो हमें गिवन होते हैं, जो भी 2 नंबर 3 नंबर, इनसे बड़ा आएगा या इनसे छोटा आएगा नंबर, हमें ये चेक करना है। अब आप खुद बताओगे। अब देखो मैथ्स की जो टोटल ही बुक है वो हमारे पास कितनी है, 14 है, फिजिक्स की 18 है, और फिजिकल एजुकेशन की हमारे पास 12 है। तो 14 बुक्स जो अगर हम स्टैक्स में रखने चले, इसमें हमें सेम रखनी है। सपोज करो ये मैथ्स की रख दी, इसमें हमने रख दी अपनी कोई भी अपनी जैसे फिजिक्स की रख दी, इसमें हमने फिजिकल एजुकेशन की रख दी है कोई भी बुक। तो हम मैथ्स की सारी अगर 14 को लेके चले हम, तो क्या मैं 14 की 14 बुक्स इसमें रखूंगी, एक स्टैक में कम बुक आएंगी 14 से? बताओ आप, इसमें क्या मैं 14 की 14 बुक या 14 की 14 बुक कुछ इसमें आएंगी, कुछ इसमें अलग अलग स्टैक्स में आएंगी? एक ही शेल्फ में तो आप सारी बुक्स नहीं भर दोगे ना, एक शेल्फ में आप इससे कम ही रख रहे हो। तो 14 से कम, ऐसी जो 18 है उससे कम, क्योंकि शेल्फ तो बहुत सारी थी आपके पास, तो बतानी तो आपको कितने स्टैक्स हैं आपके पास। ठीक है, तो अगर हम देखते हैं 14 से छोटे कम ही नंबर आएगा, आप 3 4 5 बुक ही रखोगे, या इसमें आपने 10 बुक रख दी इसकी अपनी फिजिकल एजुकेशन की, या आपने रख दी है फिजिक्स की बुक रख दी वो भी 5 है, इससे तो कम ही कम नंबर रहेगा। ये तो नहीं कि सारी की सारी बुक्स आप एक ही स्टैक के अंदर डाल दोगे। अगर सारी भी डाल रहे हो तो उससे ज्यादा तो नहीं डाल पा रहे ना, बड़ा नंबर तो नहीं आ रहा ना, छोटा नंबर आ रहा है। कैसा नंबर आ रहा है आपका, छोटा, क्योंकि 14 से कम ही नंबर आएगा एक स्टैक के अंदर, देख लो चाहे आप। तो अगर 14 से छोटा नंबर, ऐसे 18 से छोटा ही रहेगा, मतलब छोटा नंबर रहेगा। छोटा नंबर क्या होता है, एचसीएफ, तो निकाल दो इसका एचसीएफ। तो इस क्वेश्चन का क्या निकलेगा, एचसीएफ निकलेगा। तो बस यही चीज मैंने आपको समझानी थी कि किस केस में एचसीएफ निकलता है और किस केस में एलसीएम निकलता है। ये क्वेश्चन मैं पूरा करा रही हूँ। एचसीएफ ऑफ 14, 18 और 22। 14 का एचसीएफ निकालो, 2 7 जा, 7 1 जा, 18, 2 9 जा, 3 3 जा, 22 का निकालो, 2 11। तो एचसीएफ बेटा हम निकाल लेंगे। जब पहले मैं इनके फैक्टर्स लिख देती हूँ, आपको इजी हो जाएगा। 14 के फैक्टर आए हैं हमारे 2 इंटू 7, और 18 के फैक्टर आए हैं 2 इंटू 3 की पावर में ही लिखना है ना हमने, और 22 के फैक्टर आए हैं 2 इंटू 11। सो एचसीएफ बताओ आप क्या होगा। एचसीएफ क्या है, देखो 2 की अगर हम बात करें, इसमें भी 1, इसमें भी 1 पावर, इसमें भी 1, तो ठीक है 2 की पावर तो 1 आ गई। ठीक है, और तो बाकी देखो कुछ भी नहीं इसमें, क्योंकि अगर 7 इसमें है तो इसमें नहीं है, तो बस 2 ही आएगा। एचसीएफ क्या आया हमारा यहाँ पर, 2। बट उन्होंने थोड़ा सा आगे दिया था क्वेश्चन कि फाइंड करना है हमने नंबर ऑफ स्टैक्स हर एक बुक की। हमें ये बताना मैथ्स के जो है वो कितने स्टैक्स के अंदर रखी हमने मैथ्स की बुक। तो देखो हमें नंबर ऑफ स्टैक्स निकालने हैं, नंबर ऑफ स्टैक्स। पहले मैं नंबर 1 मैथ्स की बुक के लिए निकाल रही हूँ।
मैथ्स बुक के देख रही हूँ मैं, नंबर ऑफ स्टैक्स जो है वो कितने हैं बेटा, क्लियर है ना इधर से। तो देखो मैथ्स बुक के कितने स्टैक, आप ये बताओ मैथ्स की बुक कितनी है टोटल? 14 बुक है। कितनी है मैथ्स की बुक? 14। ठीक है, और हम कितनी रख रहे हैं एक स्टैक में? 2। एचसीएफ ही तो 2 आया, हाईएस्ट हम 2 रख रहे हैं, तो 2 7 जा। तो कितने स्टेक्स बने मैथ्स की बुक के हमारे? 7 स्टेक्स बने हैं टोटल हमारे पास मैथ्स की बुक के। ऐसे ही आप मेरे को बताओ अब सेकंड वाला, ये तो क्लियर हो गया ना, हमने क्यों 14 को हमने जो भी एचसीएफ आया उससे डिवाइड किया। क्यों डिवाइड किया? क्योंकि आपका ये एचसीएफ आया तो आपके पास 14 है टोटल, तो हम देख लेंगे ना नंबर को नंबर से डिवाइड करके कि भाई कितने मैथ्स की बुक के लिए कितने स्टेक्स बने, नंबर ऑफ स्टेक्स है मैथ्स बुक के लिए। हम सेकंड ले रहे हैं फिजिक्स की बुक के लिए। फिजिक्स बुक के कितनी थी फिजिक्स की बुक? 18 ही थी ना। 18/2 कर दो, कितना आया बेटा? 9। थर्ड क्या था आपका? ये तो फिजिकल एजुकेशन दिख रहा है यहाँ से भी। फिजिकल PHYSICL फिजिकल एजुकेशन कितनी थी हमारे पास फिजिकल की? ये हमारे पास टोटल 22 है ना, 22/2 यानी कि 11। तो आ गया आपका आंसर। मैथ्स की जो स्टैक्स आए हैं बुक्स के वो 7 आए हैं, फिजिक्स के 9 आए हैं, और फिजिकल के हमारे 11 आए हैं। तो मेरे को लग रहा है बेटा अब क्लियर हो जाना चाहिए आपको ये जो मैंने आपको बताया है कि रूल, कि आपको अगर आपका आंसर आपको पता है कि छोटा वैल्यू रहेगा, वो समझा भी दिया कैसे। तो उस केस में हमारा एचसीएफ निकल रहा है, बड़ी सी वैल्यू आ रही है गिवन नंबर से, तो वो हमारी एलसीएम के फॉर्म में। तो मैंने आपको ये क्वेश्चन कराए थे, एक दो थोड़े से और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक में नहीं है, और ये काफी कॉमन क्वेश्चन था बेटा, नोट कर लो आप इस क्वेश्चन को। मैं इसको रब कर देती हूँ फिर। देखो एक क्वेश्चन में और करा देती हूँ नेक्स्ट आपको, क्वेश्चन नंबर 20। मेरे अकॉर्डिंग ये नंबर है, मैंने बीच में भी 3 क्वेश्चन स्किप किए हैं क्योंकि वो मैं एंड में कराऊंगी। मैंने अभी वर्ड प्रॉब्लम के स्टार्ट कर दिया था, तो वर्ड प्रॉब्लम के बाद फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 85 एंड 72 लिविंग रिमाइंडर्स 1 एंड 2 रेस्पेक्टिवली। अब देखो हमने छोटी क्लासेस में देखा था एचसीएफ और एलसीएम का एक मेथड, कि ग्रेटेस्ट है तो एचसीएफ, लोवेस्ट है स्मॉलेस्ट है तो वो एलसीएम, वो यहाँ पे यूज होगा। अब उन्होंने कहा ग्रेटेस्ट नंबर बताना है जो डिवाइड करे इसको, ये लिविंग रिमाइंडर भी है इसको और इसको, लेकिन लिविंग रिमाइंडर 1 एंड 2। ये लिविंग रिमाइंडर 1 एंड 2 का मतलब क्या है? हमें 85 में से पहले 1 को माइनस करना पड़ेगा, तो नंबर क्या आएगा आपके पास में? 84। ऐसे 72 में से 2 माइनस करो, नंबर क्या आया आपका? 70, क्योंकि रिमाइंडर उतना बच रहा है। रिमाइंडर हमारा ये क्या है कि बच रहा है उतना रिमाइंडर, तो वो हमने माइनस ही कर दिया ऑलरेडी। 85 में से हमने 1 माइनस किया, रेस्पेक्टिवली लिखा ना, और 72 में से हमने 2 माइनस किया, तो नंबर अब ये आए हैं। तो ये हमें ग्रेटेस्ट नंबर बताना है जो डिवाइड करे इन नंबर्स को। तो ग्रेटेस्ट के लिए हम एचसीएफ निकाल लेंगे यहाँ पे, क्योंकि ये वही अपना ग्रेटेस्ट। तो एचसीएफ निकाल लो इसका, एचसीएफ निकाल के जो भी आपका आएगा दैट विल बी द आंसर। तो ये सिंपल। एक और हम क्वेश्चन, आप इसको नोट करो, एक क्वेश्चन और लेना है मैंने यहाँ पर, ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है और इसको थोड़ा अच्छे से आप अंडरस्टैंड करना। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करने जा रही हूँ 21। बस ये हमारा, इसके बाद वो 2-3 क्वेश्चन बीच के बचे थे वो कंप्लीट करके फिर हमारी क्लास आज के लिए ओवर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर है अपना, क्योंकि मेरे को मोस्टली क्वेश्चन की मैं चाहती हूँ आपको बार बार जो है डाउट ना आए इस एक्सरसाइज में। एटलीस्ट सेकंड में इतने एक्स्ट्रा क्वेश्चंस नहीं है, बट फर्स्ट में काफी है बेटा। एनसीईआरटी में तो देख ही लिया आपने, बहुत ही कम क्वेश्चन थे एनसीईआरटी के। इन्होंने कहा है फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर, तो दैट मीन्स हमें यहाँ पे एलसीएम, यहाँ पे हम वही अपना पुरानी क्लासेस वाला ही रूल फॉलो कर रहे हैं। क्या है? स्मॉलेस्ट। ग्रेटेस्ट था तो हमने एचसीएफ, अब स्मॉलेस्ट है तो क्या है हमारा? एलसीएम निकालेंगे। कि ऐसा एक स्मॉलेस्ट नंबर हमें निकालना है विच वैन इंक्रीज्ड बाय 17, जब हम उसको 17 इंक्रीज करें, विच वैन इंक्रीज्ड बाय 17 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय बोथ दिस एंड दिस। तो सबसे पहले तो देखो हमें इतना समझ आया कि हम इसका ना एलसीएम फाइंड आउट कर लेते हैं, फिर देखते हैं इसका क्या करना है। ठीक है, मैं पहले इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करके, मेरे को पता है कि मुझे इसका एलसीएम निकालना है, तो मैं इसका ना एलसीएम निकाल लेती हूँ। एलसीएम ऑफ 520 एंड 468, इनका एलसीएम निकालते हैं। देखो 520 का कैसे निकाल लेंगे हम? 2 से किया, 2 2 जा 4 बचा 1, 2 6 जा 12, 0, 2 1 जा 2 3 जा 0, 2 से किया, 2 6 जा 12, 1 आया, 2 5 जा 10, 5 से कर लो, 5 1 जा 5 बचा 1, 5 3 जा 15।
ऐसे आप 4 6 8 के फैक्टर करोगे बेटा यहाँ पे 2 2 जा 4 2 3 2 4 जा 8 2 1 जा 2 2 1 जा 2 2 7 जा। अब ये किसके टेबल में आएगा हमारा 3 के टेबल में आ जाना चाहिए आई थिंक 3 3 जा 9 बचे 2 यहाँ पे 3 9 जा अभी भी 3 के टेबल में आ रहे हैं ये आ गया। तो हमारे फैक्टर क्या क्या आए हैं 520 के फैक्टर क्या क्या है 2 की पावर डायरेक्ट लिख दूंगी बेटा यहाँ पे 3 इंटू 5 इंटू 13 और ऐसे में यहाँ पे ना एक काम करती हूँ 468 की पावर भी डायरेक्ट लिख देती हूँ 2 की पावर 2 इंटू में क्लियर हो रहा है ना यहाँ से दिख रहा है क्लियर तो 3 की पावर 2 इंटू 13 भी रहते हैं इंटू 13 अब आपको पता है स्मॉलेस्ट नंबर अब वो वाला भूल जाना कभी बोलो कि इसमें मैम वो स्मॉलेस्ट वाला ये अलग है बेटा एलसीएम कैसे निकाला मैक्सिमम वैल्यू फिर मैक्सिमम वैल्यू 2 की पावर 3 आई 3 की पावर 2 आएगी 5 आएगा और 13 आएगा देखना और कुछ तो नहीं बचता इसमें चेक कर लो भाई एक बारी देखो 2 की पावर ठीक है इनमें से 3 आ गया 5 भी आ गया ठीक है 3 भी आ गया 3 की पावर 2 और ये भी आ गया चलो इनकी मल्टीप्लाई करो 2 2 जा 4 2 जा 8 8 और ये कितना हुआ 9 8 9 जा 72 इंटू 13 5 जा कितना होता है 65 72 इंटू 65 कर लेते हैं 5 2 जा 10 7 5 जा 35 और 1 कितना हो गया 36 6 2 जा 12 1 आया 6 7 जा 42 और 1 43 0 6 2 8 3 3 6 4 6 8 0 ये तो एलसीएम आया यहाँ तक क्लियर है आप सभी को चेक करनी थी कैलकुलेशन चलो कर लेना एक बार देखो ये हमारा एलसीएम आ गया क्लियर है बेटा आप सभी को ये हमारी एलसीएम की फॉर्म में आ चुका है यहाँ तक तो सभी को आई थिंक ये क्लियर हो जाना चाहिए कि ये हमारी एलसीएम की फॉर्म में आ चुका है ठीक है यहां तक क्लियर सभी को ठीक है अगर ये एलसीएम की फॉर्म में हमारे पास है तो अब उन्होंने बोला है व्हेन इंक्रीज्ड बाय 17 इंक्रीज्ड बाय 17 कि हमें एक ऐसा नंबर बताना है जब हमने उसको यहाँ पे इंक्रीज किया था इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय बोथ दिस एंड दिस ठीक है अगर हमने यहाँ पे इंक्रीज किया है विच वैन इंक्रीज बाय 17 तो यहाँ पे हमें 17 माइनस करेंगे तो वो नंबर होगा जिसको हम 17 इंक्रीज करके देखो समझो अभी थोड़ा आपके लिए कंफ्यूजिंग होगा बट एक बार मैं आपको ना 17 पहले माइनस करके दिखाती हूँ 10 में से हमारा 7 गया 3 यहाँ पे 7 7 में से 1 गया 6 और यहाँ पे 6 यहाँ पे 4 अब ये जो नंबर है अगर मैं इसमें 17 ऐड करूंगी तब ये कंडीशन मेरी फुल इस नंबर को इंक्रीज किया था उन्होंने 17 तक तो हमें तो ये नंबर पूछा गया ना इंक्रीज करने के बाद तो उन्होंने खुद बोला है कि जब भी 17 इंक्रीज विच वैन इंक्रीज्ड बाय 17 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय बोथ जब इसको हम इंक्रीज कर रहे हैं 17 तब हमें ये जो है प्रॉपर इसका स्मॉलेस्ट नंबर मिल रहा है जो इनसे जो है डिविजिबल है ठीक है इस नंबर को हमने 17 इंक्रीज किया ये वाला जो नंबर था इसको 17 इंक्रीज किया तब हमारे पास में ये स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड आउट हुआ तो आंसर इज दिस वन मींस जो भी हमारा एलसीएम आया उसमें से हमने 17 को माइनस किया तो हमारे पास ये आया क्लियर सभी नोट कर ले इस क्वेश्चन को और प्रैक्टिस भी आप लोग कर सकते हैं ठीक है मैं इसको रब कर देती हूँ देखो वैसे तो हमारे पास बहुत सारी वर्ड प्रॉब्लम्स हैं ठीक है लेकिन उसके लिए मुझे फिर सेपरेट अगर वर्ड प्रॉब्लम्स की बनानी होंगी तो वो सेपरेट ही बनेगी वीडियोस बट अभी फर्स्ट एक्सरसाइज में मैंने आपका इतना वर्क करा दिया है कि आप कंफर्टेबली अपनी फर्स्ट एक्सरसाइज से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए तो आप एग्जाम में कर सकते हैं इजिली अभी 2-3 क्वेश्चन और रहते हैं तो मैं सोच रही हूँ कि वो भी कवर करा देती हूँ इसमें देखो अभी हमारे पास में क्वेश्चन जो है जो मैंने नहीं कवर कराया वो क्या है यहाँ पे मैं क्वेश्चन नोट डाउन कर देती हूँ इन्होंने बोला है यहाँ पर the LCM this is also very LCM of two number is 14 the LCM of two number is 14 times their HCF LCM is 14 times their HCF यही तो इक्वेशन बनेगी ना बेटा LCM is 14 times their HCF LCM HCF का 14 times है अब नेक्स्ट क्या दिया the sum of LCM and HCF is 600 ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई तो मैं एक काम करती हूँ एलसीएम की वैल्यू ये जो 14 HCF है इसमें पुट कर देते हैं 14 HCF प्लस ये HCF था ही हमारे पास कितना आ गया हमारा 600 तो ये हो गया 15 HCF इज इक्वल टू 600
सो HCF कितना आया हमारे पास में 600/15। सोल्व करो 40। सो HCF कितना आ गया 40। एक बार और समझो हमने कैसे किया। ये दो कंडीशन उन्होंने खुद दी थी, मैंने क्या किया कि LCM हमारा 14 HCF था तो मैंने इसमें पुट कर दी है वैल्यू 14 HCF रहा इज इक्वल टू 600। 14 और 1, ये 1 है ना हमारे पास यहाँ, तो 14 और 1 कितना हो गया हमारा 15 HCF 600। तो HCF क्या है 600/15, दैट मीन सोल्व करने के बाद 40। तो हमें HCF तो पता चल गया, ठीक है। LCM भी हमें पता है, ये HCF है। LCM कितना गिवन है हमें निकाल लेते हैं। LCM क्या है 14 HCF है ना, 14 HCF, तो इसमें वैल्यू में पुट करने जा रही हूँ, तो 14 इंटू 40 कर देते हैं, 560 आएगा। बट उन्होंने कहा है फाइंड द अदर नंबर। अब ये बताओ बेटा, अदर नंबर के लिए मैंने कौन सा फॉर्मूला बताया था आपको, HCF इंटू LCM इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ये वाला हम यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे। HCF कितना है हमारे पास 40, LCM कितना है 560, और प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, एक नंबर तो हमें गिवन है 280, बट सेकंड नंबर तो हमें नहीं गिवन, उसको मैं अदर नंबर भी लिख सकती हूँ। आपको इसको लिखना है सेकंड नंबर या कोई आपको वेरिएबल लिखना है तो लिख लो। तो ये देखो 280 इधर आ जाएगा, 40 इंटू 560 अपॉन 280। क्लियर है ना बेटा यहाँ तक। अब देखो इस 0 से 0 कट हो गई, 4 से कट कर देते हैं, वैसे 28 से भी कट हो रहा था, चलो कोई बात नहीं, ये हो गया हमारा 7 से कट हो जाएगा, तो आंसर इज 80। इसको नोट कर लो, काफी अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इवन आपके बोर्ड के लिए तो है ही इंपॉर्टेंट, आपके जो इंटरनल एग्जाम्स होते हैं, यूनिट टेस्ट हो गए, मिड टर्म, उनके लिए भी नोट कर लो बेटा। देखो अब ये कह रहे हैं कि क्या दो नंबर में ऐसे नंबर हो सकते हैं कि 24 जो है उसका HCF आए और ये उसका LCM आए। तो देखो जो HCF होता है वो LCM को डिवाइड करना चाहिए, मीन्स HCF जो होता है वो LCM को, जैसे अगर मैं सपोज करो 24 से जब मैं 7290 को डिवाइड करूंगी तो मेरा रिमाइंडर 0 होना चाहिए, क्योंकि HCF इसका फैक्टर होना चाहिए, वो HCF जो है इस नंबर को डिवाइड करना चाहिए, आप ऐसे भी कह सकते हो। तो देखो हम सॉल्व कर लेते हैं, 24 3 कितना होता है 72, हमने यहाँ पे 9 लिया, 0, ठीक है, फिर हमने यहाँ पे 0 ले ली, 24 2 3 4 कितना होगा, ज्यादा हो जाएगा, 3 देख लेते हैं, 24 3 72, 10 में से 2 गया 8, 8 में से 7 गया, कितना बचा 1, तो 18 रिमाइंडर बचा। अगर रिमाइंडर हमारा 0 आता तो ये ठीक है, ये इस नंबर का HCF कैन टू नंबर, तो ये वो जो नंबर है उसका 24 HCF हो सकता था और 7290 उसका LCM हो सकता था, लेकिन हमारा तो रिमाइंडर 0 नहीं आया, रिमाइंडर 0 नहीं आया, तो दैट मीन्स नो, आंसर इज नो, इट्स नॉट पॉसिबल। चलो आगे देखते हैं अब हम, एक दो क्वेश्चन रह गए बस, वो करते हैं कंप्लीट, फिर हमारा वर्क डन, ये भी हमारे हो गए। हाँ एक बस लास्ट क्वेश्चन, वैसे तो ये चलो 9th क्लास के लिए, इसको छोड़ो, ये नहीं डालते, बस एक मैं थोड़ा होमवर्क दे देती हूँ आपको, एक क्वेश्चन वर्ड प्रॉब्लम का ही, बाकी ये सारे क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर लेना बेटा, मैंने सब नोट भी किए थे इसीलिए कि जिससे आप लोग इनकी प्रैक्टिस भी कर सके, प्रैक्टिस करोगे तो आप परफेक्ट हो जाओगे इन क्वेश्चन में। दिस क्वेश्चन, द लास्ट क्वेश्चन, इन अ स्कूल द ड्यूरेशन ऑफ अ पीरियड इन जूनियर सेक्शन इज 40 मिनट्स। क्या दिया उन्होंने, एक तो ये दिया है कि 40 मिनट्स है, एंड द सीनियर में, जूनियर में 40 मिनट्स है और सीनियर में 1 आवर की है, 1 आवर, 1 आवर को हम भी मिनट में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि देखो अगर एक यूनिट हमारे पास में मिनट में है तो सेकेंड यूनिट भी हम मिनट में रखेंगे, क्लियर बेटा, तो ये भी मिनट में आएगी, तो 40 मिनट और 60 मिनट है। अब उन्होंने कहा है इफ द फर्स्ट बेल फॉर ईच सेक्शन रिंग एट 9 AM, अगर फर्स्ट बेल हमारी 9 AM पे रिंग की है, व्हेन विल द टू बेल्स रिंग टुगेदर अगेन, ये जो बेल्स हैं दोबारा ये किस टाइम पे जो है वो रिंग होगी। तो ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, ये आपने खुद करना है, आपने देखना है कि इसमें HCF फाइंड आउट करना है या LCM फाइंड आउट करना है, ठीक है, नोट कर लो बेटा इसको। सो स्टूडेंट्स आपने नोट कर लिया होगा ये क्वेश्चन। स्टूडेंट्स अब हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.2।
इस एक्सरसाइज में मैं पहले ही आपको इरेशनल नंबर्स के बारे में तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं। एक बार फिर से आप देख सकते हैं कि जो इरेशनल नंबर्स होते हैं, क्योंकि ये जो एक्सरसाइज है ये हमारे इरेशनल नंबर्स पे ही डिपेंड करेगी। ठीक है, अब मैंने आपको बोला था यहाँ पे √2, √3, बाकी मैं इसको आपको पहले ही एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। 1.1 का जब मैंने आपको स्टार्ट कराया था तो उसमें बेसिक में कर चुकी थी। अब ये नंबर्स हैं हमारे √2, √3, √5। हमें प्रूव करना है कि ये नंबर जो है आपके इरेशनल है। कुछ क्वेश्चंस इस टाइप के आएंगे, कुछ अलग भी आएंगे, तो जैसे क्वेश्चंस आते रहेंगे मैं आपको बताती रहूंगी। सबसे पहले हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन होगा आपका, prove that √2 is an irrational number. √2 is an irrational number. So solution हम इसका कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से करेंगे। एक्चुअली हमें प्रूव करना है कि √2 इरेशनल नंबर है, बट हम सपोज करेंगे लेट इफ पॉसिबल √2 इज अ रैशनल नंबर। हम इसको रैशनल नंबर सपोज कर लेते हैं। √2 is a rational number. So √2 can be written in the form of P upon Q, where Q is not equals to 0. P and Q are co-prime. अगर ये आपका रैशनल नंबर है तो इसको आप P upon Q की फॉर्म में तो लिखोगे ही, और Q is not equals to 0, P and Q are co-prime. अब हम इसे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स करेंगे। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। √2 का जब हम स्क्वायर करते हैं वी विल गेट 2 एंड दिस इज p स्क्वायर अपॉन q स्क्वायर। अगर मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई भी करूं तो बताओ क्या 2q स्क्वायर p स्क्वायर के इक्वल आ जाएगा? क्लियर स्टूडेंट्स? दैट मीन्स अगर आप अपने माइंड में सोचो थोड़ा, देखो ये 2 है, अगर मैं 2 को इस साइड लेके जा रही हूं तो p स्क्वायर अपॉन 2 बन जाएगा। क्या बन जाएगा? ये p स्क्वायर अपॉन 2 मीन्स p स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 2। p स्क्वायर is divisible by 2. So p is also divisible by 2. p is also divisible by 2. This is equation number 1. Now p को तो हमने प्रूव कर दिया कि p जो है वो 2 से डिविजिबल है। अब हमें q को देखना है। ठीक है, तो मेरे को p को नहीं चाहिए अभी, तो p की वैल्यू हम 2m। देखो अगर ये आपका √2 प्रूव करना है तो आप क्या करोगे, यहाँ पे 2m लोगे। अगर ये क्वेश्चन सेम ही होगा √3 वाला भी, अगर यहाँ पे √3 आएगा तो यहाँ पे 3m कर देना, यहाँ पे 5 आएगा तो आप 5m कर देना। अभी हम √2 वाला क्वेश्चन कर रहे हैं इसलिए मैंने यहाँ पे p को सपोज कर लिया 2m। तो अब ये जो p की वैल्यू है मैं इसमें पुट करने जा रही हूँ। देखो 2q स्क्वायर तो हम एज इट इज ही लिखेंगे, p की वैल्यू में 2m रख देती हूँ, तो ये हो जाएगा 2q स्क्वायर इज इक्वल टू 4m स्क्वायर। अगर मैं इससे ये 2 कट करूं तो q स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आया? 2m स्क्वायर। अगेन सोचो आप, देखो 2 को अगर मैं इस साइड लेके जाऊं तो 2 इज डिविजिबल बाय क्या हो, q स्क्वायर इज डिविजिबल बाय क्या हो जाएगा? 2। हम लिखेंगे q स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2। सो q इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2। q is also divisible by 2. This is equation number 2. Now from first and second, 2 is the common factor. 2 is the common factor of p and q. मैं इसको इधर राइट डाउन कर देती हूं। फ्रॉम, इस साइड से लिखती हूं, फ्रॉम first and second, p2 is a common factor. 2 is a common factor of p and q. बट मैंने यहां पे क्या लिया था? p and q are co-prime. Co-prime नंबर्स आपको पता ही है जिनका HCF 1 आए, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जिनका 1 आए। बट यहां पे क्या आ गया कि 2 is the common factor of p and q. So that means हमारे पास क्या है कि हमने जो सपोज किया था कि P एंड Q, हमने खुद ही मीन्स ये तो गिवन ही था क्या P एंड Q को प्राइम है, तो वो तो यहाँ पे हमारा कॉन्ट्राडिक्ट कर गया ना।
क्योंकि हम यहाँ पे अब बता रहे हैं कि 2 इज द कॉमन फैक्टर ऑफ पी एंड क्यू, बट पी एंड क्यू तो को प्राइम है, सो हमारा सपोजिशन तो रॉन्ग हो गया, कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। सो बट दिस इज नॉट पॉसिबल, बट दिस इज नॉट पॉसिबल बिकॉज P and Q are co-prime। ये तो कंडीशन ही होती है ना बेटा, P and Q are co-prime, so our supposition is wrong, so our supposition is wrong। हमारा सपोजिशन क्या था कि √2 रैशनल नंबर है, बट ये तो रॉन्ग प्रूव हो गया, तो √2 रैशनल तो नहीं हो सकता, तो √2 अब क्या बन जाएगा हमारा, इरेशनल नंबर। हेंस √2 is an irrational number। यहां पे आप एक लाइन और ऐड कर सकते हो, √2 can't be a rational number, √2 can't be a rational, थोड़ा और परफेक्शन दिखता है, रैशनल नंबर। सो ये क्वेश्चन हमने √2 के लिए प्रूव कर दिया। देख लो आपको क्लियर है क्या, सभी बच्चों को क्लियर हो गया ये क्वेश्चन अच्छे से। सेम यही आप √3 के लिए करोगे, यही आपको √5 के लिए करना है, सेम स्टेप्स आप फॉलो करोगे √2 के लिए भी और √5 के लिए भी और √3 के लिए भी सेम स्टेप्स रहेंगे। तो ये क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी का था, इसको आप नोट डाउन कर लो। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते। सेकेंड क्वेश्चन इज शो दैट 5 minus √3 इज एन इरेशनल नंबर। नाउ वी विल डू इट सॉल्यूशन। फर्स्ट हम वही कंसीडर करेंगे, 5 minus √3 को हम एक रैशनल नंबर सपोज कर लेंगे और यहां पे हम शो भी कर देंगे, लेट 5 minus √3 is a rational number, so it can be written in the form of P upon Q where Q is not equals to 0। आप ये भी लिख सकते हैं P and Q are integers और को प्राइम, इंटीजर्स को प्राइम भी डाल देना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इंटीजर्स। सो अब हमने देखो क्या करना है, मेन √3 को आप साइड में रखो, क्योंकि √3 में ऑलरेडी √2 प्रूव कर चुके हैं हम कि ये रैशनल नंबर है, तो मेरे को इसको साइड रखना है, बाकी सबको मैं एक तरफ शिफ्ट कर रही हूँ। अब देखो यहाँ पर एक साइड शिफ्ट कर देते हैं हम, बाकी ये देखो मैं 5 यहीं पे रहने देती हूँ, मैं P अपॉन Q को इस साइड ले जाती हूँ, क्योंकि माइनस √3 उधर जाएगा तो प्लस का √3 बन जाएगा, ये हो जाएगा अपना √3। अब इसको थोड़ा सा हम लोग यहां पे एलसीएम लेके सॉल्व कर लेते हैं, तो देखो क्या आएगा, यहां पर Q आएगा, 1 Q जा Q तो 5Q माइनस P इज इक्वल टू √3। अब √3 की वैल्यू भी आपकी देखो, ये भी हमारा नंबर क्या P अपॉन Q की फॉर्म में हो गया, P अपॉन Q की फॉर्म आ गई, हमारी फ्रैक्शन की फॉर्म आ गई, तो दैट मीन्स ये क्या हुआ, रैशनल नंबर। √3 रैशनल नंबर तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि हम लोग प्रूव कर चुके हैं कि √3 हमारा जो है वो इरेशनल नंबर है, ये हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं। इसने कहा √3 रैशनल है, तो हमारा हमने जो सपोज किया था वो तो गलत हो गया। क्या सपोज किया था हमने कि 5 minus √3 जो है वो हमारा एक रैशनल नंबर है, लेकिन अब हमने प्रूव किया इसमें कि √3 यहाँ पे रैशनल आ गया, और जबकि √3 हमारा इरेशनल होता है, तो जो हमने सपोज की थी चीज वो तो हमारा यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्ट हो गई, रॉन्ग हो गई। सो आर supposition is wrong, hence 5 minus √3 can't be a rational number, it is an irrational number। ऐसे लिख लो, hence बाद में लगाते हैं, 5 minus √3 can't be a rational number, it is an irrational number, hence 5 minus √3 is an irrational number। सो प्रूव हो गया, क्लियर है सभी को? ओके गुड। क्वेश्चन है हमारा, शो दैट 3√2 is irrational number।
इरेशनल नंबर। वही सेम मेथड रखेंगे, फिर से हम इसका क्या करेंगे, लेट कॉन्ट्रडिक्शन से 3√2 इज अ rational number. So it can be written in the form of P upon Q, where Q is not equals to 0, P and Q are co-prime. और इंटीजर्स भी यहाँ पे आप डाल सकते हो. So √2 को हम सेपरेट रहने देते हैं, 3 को हम इधर शिफ्ट कर देते हैं इस साइड. तो √2 क्या आ जाएगा आपका, P अपॉन 3Q. बट P अपॉन Q की फॉर्म, ये तो फ्रैक्शन की फॉर्म आ गई. दिस इज रैशनल नंबर, बिकॉज मैंने कहा था फ्रैक्शंस भी आपके रैशनल नंबर होते हैं. P अपॉन Q की फॉर्म हमारी रैशनल नंबर है. √2 रैशनल नंबर, बट हमने तो प्रूव किया था कि √2 तो इरेशनल नंबर है. सो √2 कांट बी अ रैशनल नंबर. वी नो √2 कांट बी अ रैशनल नंबर. सो our supposition is wrong. Hence ये हमारा था 3√2 is an irrational number. Irrational number. Clear students? नोट डाउन कर लो इसको. अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. ये एनसीईआरटी के ही हैं, कुछ इसमें एनसीईआरटी के एग्जाम्पल हैं, कुछ एनसीईआरटी के एक्सरसाइज से लिए गए हैं. इसके बाद में 2 क्वेश्चंस मैं आपको एक्स्ट्रा बुक से भी कराऊंगी. लुक, क्वेश्चन नंबर 4. प्रूव दैट 3 plus 2√5 is irrational. तो देखो बेटा, सेम वही मेथड रखेंगे फिर से कि लेट 3 plus 2√5 is a rational number. So it can be written in the form of P upon Q, where Q is not equals to 0, P and Q are integers. √5 को हमें सेपरेट करना है, बाकी सबको हमने उस साइड पर शिफ्ट कर देना है. तो ये देखो, यहाँ पे पहले मैं 3 को लेके जा रही हूँ उधर. 2√5 इज इक्वल्स टू P अपॉन Q. इधर ये प्लस है, इधर आके माइनस हो जाएगा. अब इसका हम एलसीएम ले लेते हैं. देखो यहाँ पे Q आएगा, Q से Q कट हुआ तो P, 1Q तो Q आएगा और 3 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 3Q. तो अभी यहाँ पे 2 भी एक्स्ट्रा है, इस 2 को भी मैं उधर शिफ्ट कर रही हूँ. सो √5 हमारा आएगा P माइनस 3Q अपॉन 2Q. बट दिस इज रैशनल नंबर P अपॉन Q की फॉर्म. दिस इज रैशनल नंबर. √5 रैशनल कैसे हो सकता है? हमने तो ये प्रूव किया था कि √5 तो हमारा इरेशनल नंबर है. सो √5 can't be a rational number. Can't be a rational number. So our supposition is wrong. Same lines you have to write down again and again. So our supposition is wrong. और contradict भी लिख सकते हो. Our supposition, yeah, this contradict our supposition, yeah, what we have considered this contradict it. You can write down anything. So 3 plus 2√5 is an irrational number. Irrational number. क्लियर बेटा? ये सभी क्वेश्चंस आपके एनसीईआरटी से थे, ये वाले. अब इसमें 2 क्वेश्चंस ऐसे हैं कि जो मैं एक्स्ट्रा बुक से करा रही हूँ और ये काफी इंपॉर्टेंट है. एक तो आपका अभी मैं क्वेश्चन नंबर 5 कराने जा रही हूँ. नंबर्स तो चलो क्वेश्चंस की हैं कि आप देख लेना, चेक कर लेना, क्योंकि मैंने ऑफलाइन के अकॉर्डिंग डालने हैं अपने ये नंबर्स. नेक्स्ट क्वेश्चन इज शो दैट √3, this is very important question, plus √2 is an irrational number.
irrational number. This question is very important. Question is this: show that root 3 plus root 2 is an irrational number. So हमारा मेथड वो सेम ही रहेगा. Let सॉल्यूशन डाल लेते हैं यहाँ पे. Let root 3 प्लस रूट 2, हम रैशनल ना इरेशनल ना लेके इसको रैशनल लेके चलेंगे. इज अ रैशनल, कॉन्ट्रडिक्शन मेथड से कर रहे हैं नंबर. सो रूट 3 plus root 2 can be written in the form of p upon q, where q is not equals to 0. P and q are integers. अब इसमें देखो, इसमें ना 2 टाइम्स हमारे यहाँ पे रूट है, तो इसमें बेटर है कि हम स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर लें, जिससे रूट की थोड़ा, क्योंकि रूट में कई बार आपको प्रॉब्लम होती है, तो थोड़ा सा रूट वाली प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हो जाएगी. आपको लिख भी देना है यहाँ स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, मैंने नोट नहीं किया बट आप कर देना. तो ये देखो a प्लस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी, कोई भी आइडेंटिटी लगाते हो साइड में आप लिख दिया करो. तो ये हो जाएगा हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि जब हम रूट 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 आएगा प्लस 2 रूट 6. ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर. 3 2 कितना हो जाएगा बेटा? 5 इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर. मैंने देखो सेम मेथड जो मैंने इससे पहले वाले क्वेश्चंस में, एनसीईआरटी वाले क्वेश्चंस में आपको बताया था, अब ये क्वेश्चन यहाँ से उसी टाइप का बन चुका है. हमें 5 को उधर शिफ्ट करना, सिर्फ रूट 6 को मैं इधर रखूंगी. तो ये क्या हो जाएगा? 2 रूट 6 इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर माइनस 5. 2 रूट 6 हो जाएगा हमारा एलसीएम लेने के बाद 5 क्यू स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर. आप ऐसे भी कर सकते हो शॉर्ट में, देखो जैसे ये है ना आपका क्यू स्क्वायर की 5 में मल्टीप्लाई करो तो 5 क्यू स्क्वायर पी स्क्वायर है, तो पी स्क्वायर माइनस 5 क्यू स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर. अभी 2 को भी इधर शिफ्ट करना पड़ेगा. सो रूट 6 इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर माइनस 5 क्यू स्क्वायर अपॉन 2 क्यू स्क्वायर. बट दिस इज द फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर. रूट 6 इज अ rational number. Root 6 can't be a rational number. Root 6 can't be a rational number. So our supposition, so this contradict the fact. अब इस टाइम हम थोड़ा चेंज करें. This contradict the fact, our assumption, what we have considered. But this contradict our assumption. So root 3 plus root 2 is an irrational number. अगर देखो irrational नहीं हो सकता तो फिर irrational ही बनेगा ना. क्लियर सभी को? ये वाला क्वेश्चन नोट कर लो स्टूडेंट्स आप इसको. ठीक है, एक बार मैं आपको शॉर्ट में समझा देती हूँ क्वेश्चन. देखो क्वेश्चन है, शो दैट रूट 3 प्लस रूट 2 इज एन इरेशनल नंबर. तो हम सपोज करेंगे कि ये रैशनल नंबर है, इसे हम p अपॉन q की फॉर्म में लिख सकते हैं. q इज नॉट इक्वल्स टू 0. p और q क्या है? इसमें इंटीजर्स है. हमने स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड किया. स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करके मैंने यहाँ पर आइडेंटिटी लगा दी. तो 2 रूट 6 की हम इधर लेके गए तो माइनस 5 किया हमने. यहाँ से हमने सॉल्व किया उसी मेथड से जो हमने एनसीईआरटी में क्वेश्चंस किए थे. फिर देखो यहाँ पे हमने 2 को भी शिफ्ट कर दिया तो ये चीज आ गई. अब रूट 6 तो एक रैशनल नंबर है. रूट 6 कैसा नंबर हमने प्रूव कर दिया यहाँ? रैशनल, जबकि रूट 6 तो इरेशनल नंबर है. सो आवर सपोजिशन इज 0, क्योंकि रूट 6 का जब आप सॉल्व करोगे तो नॉन टर्मिनेटिंग या नॉन रिपीटिंग की फॉर्म में आएगा. रूट 6 का जब आप सॉल्व करोगे, रूट 6 फाइंड आउट करोगे तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग आएगा. इसका मीनिंग क्या हुआ कि ये इरेशनल नंबर. हमने कहा था 2 टाइम नॉन, दैट मीन्स इरेशनल, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग. और हमने प्रूव किया कि ये रैशनल है. तो हमारा कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है ना कि ये रूट 6 जो ये हमने जो लिया था कि भाई ये रैशनल है, तो ये रैशनल कैसे हो सकता है? तो ये इरेशनल है. अगर स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शो दैट रूट p प्लस रूट q is an irrational number. This is also very important question. So same method रखेंगे हम. रूट p प्लस रूट q को हम सपोज करेंगे is a rational number. कॉन्ट्रडिक्शन से ही करेंगे, is a rational number. So रूट p
प्लस रूट क्यू कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ, अब यहाँ पे p अपॉन क्यू ना लेके इस बार इंटीजर में a अपॉन b दे रही हूँ, वेयर b इज नॉट इक्वल्स टू 0, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी p और q है और a एंड b आर इंटीजर्स और कोप्राइम इंटीजर्स। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करते हैं हम इसमें, यहीं पे हम क्या कर लेते हैं, आपने नेक्स्ट लाइन में लिखना है, मैं यहीं पे कर रही हूँ। सो p आइडेंटिटी वो सेम a प्लस बी होल स्क्वायर, साइड में आप दिखा देना, प्लस 2 रूट पी क्यू इज इक्वल टू a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर। अब देखो मेरा तो मेन एम इस रूट वाली टर्म को रखना है इधर, बाकी को उधर शिफ्ट कर रही हूँ मैं, तो मैं क्या कर सकती हूँ यहाँ पर 2 रूट पी क्यू इज इक्वल टू a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर माइनस p माइनस q, तो ये हो जाएगा हमारा 2 रूट पी क्यू इज इक्वल टू ए स्क्वायर, जब हम एलसीएम लेंगे तो इस टेक्निक से भी, इस तरह से भी, आप इस ट्रिक से भी कर सकते हो, बी स्क्वायर पी माइनस बी स्क्वायर क्यू अपॉन बी स्क्वायर। देखो अपॉन 1 है, अदरवाइज आप ऐसे लिख के बी स्क्वायर तब भी आप कर सकते हो, जैसे आपको कंफर्टेबल लगे। सो रूट पी क्यू इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पी माइनस बी स्क्वायर क्यू अपॉन 2b स्क्वायर। अब देखो ये तो फिर से वही अपना रैशनल नंबर की फॉर्म बन गई, तो यानी कि दिस इज रैशनल नंबर, रैशनल नंबर की फॉर्म है वेयर q इज नॉट इक्वल्स टू 0 और द डिनोमिनेटर इज नॉट इक्वल्स, दिस इज नॉट पॉसिबल, दिस इज नॉट पॉसिबल, सो आवर सपोजिशन इज रॉन्ग, और रूट p प्लस रूट क्यू हमने क्या सपोज किया था कि भाई ये रैशनल है, तो रैशनल तो नहीं रहा, ये हमने खुद ही कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया इसको, तो रूट पी प्लस रूट क्यू इज एन इरेशनल नंबर। ओके, दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट्स, वी हैव डन फुल चैप्टर नाउ। ओके, थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग द क्लास। ओके, अब मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। टिल देन बाय।